नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। बाजार में आज एक नेगेटिव सेशन के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ट्रंप ने दिया है भारत को बड़ा झटका। 25% टैरिफ लगाने का किया है फैसला और 25% के ऊपर अगर भारत रूस से सामान खरीदना जारी रखता है तो पेनाल्टी भी चुकानी पड़ेगी। पेनाल्टी कितनी होगी इसके बारे में अभी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन यह निश्चित तौर पर एक बड़ा शॉक भारत के लिए जरूर है और भारतीय बाजार इसके लिए तैयार थे नहीं। भारत में हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि 10 से 15%, मैक्सिमम 20% के टैरिफ के लिए तो हम तैयार थे, लेकिन ट्रंप ने लगाया है 25% टैरिफ, जो कि प्रीवियसली जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था 26% था, उससे सिर्फ 1% कम है। यानी कि बाकी देशों से अगर आप तुलना करेंगे, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया या फिर यूरोपीय यूनियन के 27 देश, उनको तो राहत दी है ट्रंप ने, लेकिन भारत के साथ थोड़ी सख्ती के मूड में ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके रीजन क्या है, भारतीय बाजार पर इसका असर क्या होगा, ये सब कुछ आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और क्या आज गैप डाउन ओपनिंग होने पर भारतीय बाजार में आपको तेजी की पोजीशन लेनी है, गैप से खुलने पर खरीदना है या फिर शॉर्ट करना है या फिर कुछ नहीं करना है, इन सभी चीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अगले 2.5 घंटे बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाले हैं। ट्रेड को लेकर आपको गाइड करेंगे, शेयर बताएंगे, नतीजों का एक्शन होगा, सब कुछ होगा। पहले ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए जो बाजार के लिए ट्रिगर के तौर पर काम करने का काम करेंगे। तो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। 87 बिलियन डॉलर के सामान हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और उस पर अब 25% का टैरिफ लगेगा। ये सामान कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, मशीनरी, मिनरल फ्यूल, ऑयल, ये तमाम चीजें हैं जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अमेरिका की नाराजगी ये है कि हम अपने दरवाजे अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोल रहे हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं। मतलब अगर हम खोलते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसको लेकर ट्रंप नाराज हैं। गिफ्ट निफ्टी 200 अंक फिसला हुआ है और हम देख रहे हैं कि उसके बाद उसमें गिरावट ज्यादा बढ़ नहीं रही है। लेकिन फेड ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है एज एक्सपेक्टेड। हालांकि जेरोम पावेल ने यह संकेत दिया है कि इस साल 0.25% की 2 बार कटौती दरों में हो सकती है। लेकिन इस कदम के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड में थोड़ी स्पाइक आई है, डॉलर ऊपर गया है, अब डॉलर इंडेक्स हो गया है करीब करीब 100 के आसपास का। तो ये अगेन एक चिंता है भारतीय बाजार के लिए। और क्रूड के प्राइसेस को भी हम देख रहे हैं कि ऊपर जाते हुए 73 के ऊपर निकल गया है कच्चे तेल का भाव, क्योंकि सप्लाई थोड़ी सी तंग होने की आशंका जाहिर की जा रही है और डिमांड बढ़ रही है। एफआईज भी लगातार बेच रहे हैं, कोई राहत नहीं आ रही है। 8वें दिन बिकवाली हुई है एफआईज की और उनकी जो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग है वो है 14% के आसपास की। नतीजों की बात करें, एमएनएम के नतीजे मिले जुले आए हैं। टाटा स्टील के अनुमान के मुताबिक मजबूत नतीजे आए हैं। इंडिगो के नतीजे कमजोर रहे हैं। लेकिन आज निफ्टी की 6 कंपनियों के नतीजे आएंगे और वायदा की 10 कंपनियों के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो पूरा का पूरा दिन आज एक्शन पैक्ड होने वाला है। और आज है जुलाई सीरीज की एक्सपायरी। रोलर्स वगैरह से क्या संकेत मिल रहे हैं, इसकी भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये 4 बड़े ट्रिगर्स हैं भारतीय बाजार के लिए। लेकिन चलिए जरा टैरिफ वाले मसले को विस्तार से समझते हैं और उसे समझते हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और जो ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हैं उसको बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं, ट्रैक करते हैं और काफी लंबा चौड़ा अनुभव भी। जियोस्फेयर कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अरविंद सेंगर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। सर, इस टैरिफ को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम उम्मीद करके तो चल नहीं रहे थे कि नहीं 25% का टैरिफ आएगा। क्या आप ये मान रहे हैं कि ये फाइनल टैरिफ नहीं है, आगे नेगोशिएशंस होंगे और इसमें थोड़ी कमी आएगी? नहीं, कोशिश तो भारत के नेगोशिएटर्स की यही रहेगी कि ये 25 को नीचे लाएं। लेकिन जब बाकी सब मेजर इकोनॉमीज के टैरिफ्स सिर्फ 15% पे आ गए हैं तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। निराशा की बात है कि भारत का टैरिफ 25% लगा है और ऊपर से ट्रंप ने आज पाकिस्तान को कुछ डील साइन की और कुछ उनके साथ उसको बीच में भारत के
के बीच में घुसेड़ दिया कि वो ऑयल का शायद उनके साथ कुछ करेंगे। तो ये सब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जिस तरह से जाना चाहिए था उस तरह से नहीं गया है। उसमें आगे क्या होगा देखने वाली बात है, लेकिन आज के दिन तो थोड़ी सी निराशा इसी बात पे है कि ये 25% टैरिफ इंडिया का भारत का सबसे हाई टैरिफ है जिस किसी के साथ भी अभी तक नेगोशिएशन हुआ है। अगर आप ब्राजील को छोड़ दें, ब्राजील एक स्पेशल सिचुएशन है, उसके अलावा भारत का सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है मेजर इकोनॉमीज में देखा जाए तो। अरविंद सर, एक और चीज है, मतलब हम मान के चल रहे थे कि 10 से 15% के बीच में कुछ टैरिफ हो सकती है, 25% आया है। बाकी देशों के साथ हम देख रहे हैं कि जापान हो गया, साउथ कोरिया, इसके अलावा ईयू के देशों के साथ 15% टैरिफ को लेकर सहमति बन गई है। ट्रंप ये व्यापार को लेकर ही नाराज हैं कि हम अपने ट्रेड बैरियर्स को आसान नहीं कर रहे हैं, या फिर ट्रंप की कोई और भी नाराजगी है भारत को लेकर? मेरे ख्याल से तो कोई और भी नाराजगी है, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स का देखा जाए तो जहां तक कि यूएस के जो फार्म के रूल्स हैं, वो ये कहना कि इंडिया अपने फार्म के एग्रीकल्चरल रूल्स हटा दे और यूएस में कोई बैरियर्स नहीं है, काफी यूएस में भी उसके फार्मर्स के लिए काफी सपोर्ट मिलता है। तो ये तो कुछ इस बात पे ये अड़ना के भारत ने नहीं किया तो इसके कारण हम 25% करेंगे, ये तो मुझे कुछ ज्यादा ही गलत बात समझ में आ रही है। मेरे ख्याल से कि वो इसके भारत ने ये नहीं माना कि ट्रंप के कारण ही भारत का और पाकिस्तान का जो कांड हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें ट्रंप बीच में अपने को अड़ाना चाह रहे हैं कि मेरे कारण वो सीज फायर हुआ। तो वो उस बात पे भी मेरे ख्याल से थोड़े गुस्सा है कि पाकिस्तान ने तो बोल दिया हाँ ट्रंप के कारण हुआ, और भारत ने बोल दिया नहीं, ट्रंप का कोई उसमें हिस्सा नहीं था, हमारे खुद का नतीजा था। तो मालूम नहीं क्या चीजें ट्रंप के दिमाग में चल रही हैं, लेकिन भारत के लिए इसलिए नेगेटिव है कि अगर आप देखें तो भारत के 2 मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। एक तो जो आपने जेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो जिसपे 25% टैरिफ लगेगा, और दूसरी तरफ जो आईटी की बिजनेस है उस पे अभी टेक्नोलॉजी के कारण, एआई के कारण कमजोरी पड़ रही है। तो भारत के लिए एक्सपोर्ट्स में दोनों तरफ से अगर अगले साल में अगर टेंशन्स आई और कमी हुई तो उससे इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। गुड मॉर्निंग अरविंद सर, शरद हियर। आपने ऑफ कोर्स टेक्सटाइल और अपैरल पे बात किया, सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपोजर है वो इसी सेगमेंट में देखने मिल रहा है। मेरा सवाल यही है कि अभी हॉलीडे सीज़न आता है और बहुत सारे इंडियन कंपनीज़ को ऑर्डर्स मिलते हैं और ये 2-3 क्वार्टर पहले आता है, तो एक कन्फ्यूजन जो इंडस्ट्री और एक कम्युनिटी में देखने मिल रहा है, बिकॉज यूएस जो है हॉलीडे सीजन में बहुत सारे कंजम्पशन आइटम्स इंडिया से लेता है। तो ये किस तरह जो है ट्रेड प्लान आउट करेगा, और ये प्लानिंग हॉलीडे सीजन की बहुत पहले होती है, 1-2 क्वार्टर पहले। तो अभी यूएस में जो है क्या व्यू रहेगा, खास करके कंजम्पशन आइटम्स को लेकर जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएस में? तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इमीडिएटली वो शिफ्ट कर देंगे, ठीक है भारत से नहीं आ रहा तो हम चीन से ले लेंगे जहाँ पे 60% टैरिफ है, या वियतनाम से लेंगे, इतना जल्दी शिफ्ट तो करना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जो अभी होगा वो उसमें या तो भारतीय कंपनियों को थोड़ा अपना दाम घटाना पड़ेगा, भारत का रुपये गिरेगा तो रुपये गिरने से उससे थोड़ा फायदा मिलेगा, और दूसरी तरफ थोड़ा यूएस कंपनीज को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगले 2-3 महीने में तो मेरे ख्याल से टैरिफ्स पे करके किसी तरह से भारतीय कंपनी कम प्रॉफिट करेंगी, कुछ यूएस कंपनीज अपना दाम बढ़ाएंगी, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अगर किसी तरह से कम नहीं किया गया तो अगले साल में कंपनीज जो यूएस हैं उनको दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इतने 1-8 महीने में रास्ते ढूंढना मुश्किल है, लेकिन उसमें भारत का और ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसमें रुपये पे कमजोरी आएगी और कुछ जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स पे असर पड़ेगा इस साल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि रुपया वीकेंड होगा। हम डॉलर में स्ट्रेंथ देख भी रहे हैं, 96 के आसपास गिर के आ गया था डॉलर इंडेक्स, जो कि 6 करेंसी के अगेंस्ट होता है।
और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.75 के आसपास के स्तर हैं। तो पिछले महीने भर में काफ़ी ज़्यादा हम अप्रिशिएशन देख चुके हैं डॉलर इंडेक्स में। और जो एक्सपोर्ट वाली जो कंपनीज होंगी उनके लिए फिर चुनौतियाँ बढ़ती हैं, अगर रुपया अगर हालांकि रुपए की कमजोरी से उनको तो फायदा होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि बाजार में किस तरह का रिएक्शन आएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भी दिग्गज रहे हैं। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सुनील सर, कहा यह भी जा रहा है कि 87 बिलियन डॉलर की ही तो बात है, इतने का ही एक्सपोर्ट हम करते हैं। और भारत के जो हित हैं एग्री या फिर डेयरी में या फिर जीएम सीड्स को लेकर, वो काफी बड़े हैं और बहुत ही पॉलिटिकली इकोनॉमिकली के लिए दोनों के दोनों बहुत सेंसिटिव हैं। बाजार पर आप क्या असर देख रहे हैं? बाजार ने तो ऐसे ना जाने कितने इवेंट्स डिस्काउंट किए होंगे और आगे बढ़ा होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज थोड़ा नीजक रिएक्शन होगा, रिटेल निवेशक शायद थोड़े डरे हुए होंगे, तो वो शायद आज कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे या कुछ करेंगे, होगा। मगर डीआईआईएस जो है उनकी तो आज खरीदारी का मौका है, क्योंकि जब ये नर्वस रिएक्शन आता है वो खाली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे नहीं आता है, पूरे मार्केट पे उसका कोई ना कोई एक दबाव आता है। तो अच्छी डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज में जो भी करेक्शन आएगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी डीआईआईएस के लिए, खास करके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए। वो एक बात है। सेकेंड चीज क्या है कि सी एफआईआईएस तो इस महीने उन्होंने करीबन 40,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने रिडीम कर दिया है इंडियन मार्केट से। तो क्लियरली उनका एक सोच था कि ये डिले होते हुए बीटीए के कारण उनमें एक नर्वसनेस आई थी, वो एक कारण जरूर इसका होगा और वो कंटिन्यू रहेगा। यानी एफआई की वापसी उतनी जल्दी नहीं होगी। तो अगर क्या वो भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आज, क्योंकि ये खबर एक अनएंटिसिपेटेड नेगेटिव खबर थी, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी आज जरूर रहेगा। मगर बात हमें ये देखने की जरूरत है कि 25% लग गए तो ये बहुत खराब चीज नहीं है, क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो हमारा था 15 से मे बी 20 के अंदर, तो कुछ 5 या मे बी मैक्सिमम 10% ज्यादा लग गया है। और सेकेंड चीज क्या है कि ऐसी ट्रम्प की ये एक ट्रूथ सोशल पे ऐसे ट्वीट डालना वो उनकी आदत है। जापान के खिलाफ भी उन्होंने ऐसा 25% का किया था और फिर ट्रेड डील जब साइन हुआ 15 पे आके नीचे गया। तो इसलिए इस जस्ट ट्वीट के कारण हमें कोई डर के कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन टीम तो आ रही है अगस्त में 3rd वीक में, तो कुछ ना कुछ तो डील मेरे ख्याल में साइन होगा। पूरी डील तो नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे मुद्दे हैं और हमारे स्टांस है उसमें मैं बदलाव नहीं देख रहा हूं, और अमेरिका के लिए इंडियन मार्केट को एक्सेस करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लंबी खींचेगी ये जो ट्रेड डील की बात, बट कुछ ना कुछ एक अग्रीमेंट सा मैं 1 महीने के अंदर होते हुए दिख रहा हूं, और मे भी शायद थोड़ी राहत इंडिया को मिल सकती है उस पर। तो इसीलिए आज नर्वस होके कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बात मैं क्लियरली ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अल्टीमेटली इंडिया को बीच में है ये 25% वाली टैरिफ, राइट। एक तरफ है आपको ब्राजील जो 50% में है, और दूसरी तरफ है जापान जो 15% में है। तो इसके बीचों बीच हम हैं, तो कुछ क्षेत्र में ये इंपैक्ट आएगा। मगर जैसे आप पिछले स्पीकर से बात कर रहे थे, इंपैक्ट देखिए, इट्स टू लेट फॉर दिस फेस्टिवल सीजन, यानी जो ऑर्डर्स बुक हो गए वो तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और नॉर्मल मैंने देखा एक यूएस टैरिफ के वजह से जो भी बाकी देश के एक्सपोर्ट्स यूएस में कि ब्रेकअप कैसे हो रहा था, 20% एक्सपोर्टिंग कंट्री की कंपनियां अब्सॉर्ब कर रही थी, 40% अमेरिकन कंपनियां जो उसको खरीद के फिर प्रोसेस करके उन्हें बेचते हैं वो ऑब्जर्व कर रहे थे, और 40% आपको अमेरिकन कंज्यूमर बैक कर रहा था। तो अगर 25 पे लग गई तो समझिए 20% हमारा 5% का इंपैक्ट है, और 10% उधर अमेरिकन कंपनी और तो इसलिए मेरा मानना है कि ये इतना बड़ा एक चीज नहीं है। यानी अगर डील नहीं होती है और बहुत लंबी भी खींचती है, 25% पे काम चलेगा। यस, जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर नहीं है, और इसके कारण थोड़ी बहुत रीएडजस्ट करना चाहिए प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एक्सपोर्ट सेक्टर्स, बस। बट बिजनेस तो चलता रहेगा और उतनी खराब नहीं है, क्योंकि बाकी देश जिनके पास कम टैरिफ लगा है उन्होंने बहुत से कंसेशंस दिए हुए हैं अमेरिका को। याद रखिए, यूरोपियन यूनियन ने पूरा
टैरिफ को हटा दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स का उधर लाने में, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो हमारी भी टैरिफ यूएस के ऊपर है, वो लगती चली जाएगी। तो समझिए कि नो डील जो है आज की स्थिति में वो उतना खराब नहीं है। क्या है कि ट्रंप की ट्वीट्स के जो वर्ड, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो अच्छे नहीं थे, और शायद एक हमारी कहते हैं ना प्राइड को थोड़ा हर्ट होगा है, और शायद भड़काने की एक सोच है। तो ये एक नेगेटिव नर्वस रिएक्शन है। मगर ट्रंप जैसे व्यक्ति है, वो इस ट्वीट से, उसका अगला ट्वीट से कोई संबंध नहीं होगा। जब ट्रेड डील होगी तो बहुत हाँ अच्छे शब्द जी बिल्कुल इस्तेमाल करके सुनील उसको सर, बढ़ा देगी। जी बिल्कुल सर एक और चीज़ है, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वेटरन भी है, एक सवाल भी आता है कि अगर आज गैप डाउन ओपनिंग आया और देखिए सैलरीज भी क्रेडिट होंगे अगले 1 से 2 दिन में, तो सवाल उठता है कि कोई लमसम इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं कुछ स्कीम्स में एज इंडिविजुअल्स। क्या राय रहनी चाहिए अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी प्ले करना है? 2 या 3 दिन में शायद गिरावट आ सकता है, अट्रैक्टिव लेवल्स पे एनएवीज आ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लमसम या अपने एसआईपी के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आपकी क्या राय रहेगी इसमें सर? तो 3 है मेरी बातें यहाँ पर। फर्स्ट इज, आप इस टाइम में क्योंकि वॉलिटिलिटी रहेगी, आप म्यूचुअल फंड्स में, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल्स में लगाइए। लेट द फंड मैनेजर टेक अ कॉल कि कहाँ डालें, नंबर 1। नंबर 2 चीज है कि एसआईपी है तो जरूर इस इंस्टॉलमेंट को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे नर्वसनेस टाइम में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको बहुत फायदेमंद होगा। तीसरी, आप लमसम कर रहे हैं, फिर भी मैं नहीं कहूँ कि पूरे लमसम को एक ही टाइम में डाल दे। जनरली जो फ्री कैश होता है, मेरा मानना है कि ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स में 1% आप डिप्लॉय कीजिए। तो एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की ही मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आज कुछ रिएक्शन हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी भी है। मगर डेवलपमेंट इंडिया ने देखिए अच्छी तरह से, एक मैच्योर तरह से हमने रिप्लाई किया है। तो हम ये लड़ाई में नहीं जा रहे हैं कि वो उन्होंने शब्द कह दिया हमने कह दिया। तो मगर आने वाले दिन में, जैसे उन्होंने आज पाकिस्तान के बारे में कुछ ट्वीट किया, तो ये सब चीज ऐसे है, इतनी इस आसानी से हल नहीं होगी, थोड़ी वक्त लगेगी इसको। इसलिए मैं धीरे धीरे स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का ही सलाह दूंगा, और डायरेक्टली आपको ही करना है, म्यूचुअल फंड में नहीं। म्यूचुअल फंड में नहीं तो 2 चीज का आप दे सकते हैं, डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में फोकस कीजिए, और वहां पे म्यूचुअल फंड्स भी है, जैसे कंजम्पशन फंड्स है, बैंकिंग फंड्स है, जिनका इसका कुछ लेना देना नहीं है टैरिफ के संबंधित विषय से। तो वहां पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं, बट वो भी एक स्टैगर्ड तौर पर। म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी सलाह मिल गई। अरविंद सर, एक आखिरी सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे। देखिए, जापान के साथ और कोरिया के साथ जो भी नेगोशिएशंस हुई, जो डील स्ट्राइक की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें यह आया कि दोनों देश अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जिन देशों पर टैरिफ कम किया गया, जैसे इंडोनेशिया ने कहा कि हम पूरी तरह से अपने मार्केट को ओपन अप कर देंगे अमेरिका के लिए, क्या ये संभव है कि भारत कुछ आर्म्स की, एम्यूनिशंस की डील करे अमेरिका से, या फिर एनर्जी प्रोडक्ट्स की खरीदारी वहां से बढ़ाए और ट्रंप फिर अपने टैरिफ को लेकर थोड़ा स्टांस को हल्का कर दें? अगर हाँ तो कितना संभव है, और आप टैरिफ मतलब मैक्सिमम कितना देख रहे हैं, कितनी कमी हो सकती है? क्या ये 15-17% हो सकती है? संभावना है इसकी? हाँ, 15% की बिल्कुल संभावना है, और इसमें बड़ी आसान भारत के पास ऑप्शंस हैं। एक तो हम वैसे भी गैस, एलएनजी खरीदते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और दोनों में यूएस से खरीदना बहुत आसान है। हमारी आर्म्स की नीड्स भी हैं, और उसमें यूएस से हम मांगेंगे हमको एडवांस टेक्नोलॉजी मांगनी चाहिए, जिससे कि फिर वो अमेरिका के ऊपर हो जाता है कि हम खरीदने को तैयार हैं, लेकिन हम उसको सबसे नई से नई टेक्नोलॉजी दो तो हम खरीदेंगे। तो उसमें फिर आप अपना कमिटमेंट दे दो, फिर उसके अमेरिका के ऊपर हो जाता है कि वो अपनी तरफ से अग्री करेंगे या नहीं। तो मेरे ख्याल से काफी ऑप्शंस हैं। और मैं एक और बात कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी भारत की अगर ज्यादा ओपन हुई, उससे इंडियन इकोनॉमी को ही फायदा है। हमने जो 1991 में किया था, उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिला। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा ज्यादा ओपन किया इंडियन इकोनॉमी को इस नेगोशिएशन में, तो इसमें भारत की हार नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म भारत का फायदा है, और भारत की कंपनीज ज्यादा एफिशिएंट होंगी। उसमें हो सकता है शॉर्ट टर्म कोई लूजर्स हो। तो मेरे ख्याल से कई तरह से भारत इसको इस अपॉर्चुनिटी को पलट सकता है और उसका एडवांटेज ले सकता है। जी बिल्कुल
यहाँ पे जो है ऑफकोर्स नज़र रहने वाली है। दो अहम बात सामने आ रही है। एक, ट्रंप ने जो है 25% की टैरिफ की जो है इम्पोजिशन की है, और कल फेड का बैठक भी था जहाँ पे एफएमसी जो है रेट्स जो है अनचेंज रखी थी। 5th टाइम स्ट्रेट आप कहेंगे रेट्स अनचेंज देखने मिल रहे हैं। अभिषेक, मार्केट सेटअप अब क्या लग रहा है? गैप डाउन ओपनिंग की तो संकेत ज़रूर देखने मिल रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो है अरविंद जी और सुनील सर, आपकी एक्सपर्ट एनालिसिस जो है बहुत अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ ET Now स्वदेश में ज्वाइन किए। और अभिषेक, ज़रा इम्पैक्ट एनालिसिस जो था हमने तो दिखाई दिया, और स्टॉक्स भी बता देंगे थोड़ी देर में ही कि कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ बेनिफिट भी है कि नहीं वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभिषेक, मार्केट सेटअप अब क्या लग रहा है? गैप डाउन ओपनिंग तो दिख रही है, लेकिन इसके अलावा क्या रहना चाहिए हमारे रणनीति? और इम्पोर्टेंटली बहुत सारे इवेंट्स भी आ रहे हैं, अभी 2 दिन बाकी है, कल फ्राइडे रहेगा, फिर आई थिंक वीकेंड में भी कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। पूरा सस्पेंस बना हुआ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया मार्केट्स। बताएं अभिषेक। शरद, देखिए मार्केट थोड़ा सा ना कमजोरी की साइंस तो दे ही रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि 25,000 के नीचे निफ्टी गिरा, 56,000 के नीचे एक बार निफ्टी बैंक ने गोता लगाया, और ये ट्रंप की तरफ से ये टैरिफ को लेकर नया टेंशन आया है। 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। लेकिन शरद देखिए, चीज़ें बहुत ही अनक्लियर हैं। क्या ये फाइनल है या फाइनल नहीं है, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। और ट्रंप की किसी भी चीज़ में ना कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं अब बिल्कुल फाइनल है, आखिरी है, ऐसा होता नहीं है। पहले भी हमने देखा कि नहीं, तमाम देशों को टैरिफ लेटर जारी किए गए, फिर टैरिफ को रिवाइज किया गया। जापान के साथ हुआ, कोरिया के साथ हुआ, ये चीज़ हमने देखी। बाद में टैरिफ को घटाया गया। तो ये मतलब आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि ये अंतिम नहीं है, लेकिन थोड़ी टेंशन तो ज़रूर ये हो गई है, क्योंकि थोड़े ना सिनेरियोज अलग हैं। भारत की अगर हम स्टांस को देखेंगे तो वो थोड़ी सी अलग है। भारत अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि हम एग्री को, डेयरी को नहीं खोलेंगे, GM सीड्स के मसले पर हम समझौता नहीं करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को लेकर। तो ये एक तनाव की चीज़ ज़रूर है। और यही नहीं, आज के सत्र में अगर आप देखेंगे ना तो टैरिफ के अलावा 2 तनाव और है। वो क्या है? क्रूड, आप देखिए धीरे धीरे करके क्रूड बढ़ रहा है। कच्चे तेल के भाव की बात करें, $73 के ऊपर निकल गया है। डॉलर इंडेक्स को आप देखिए, अगेन एक आपके लिए चैलेंज। जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है भारत के बाजार के लिए एक मुश्किल की स्थिति होती है। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ के 99.75 के स्तर पर पहुंच गया है। अगर आप FIs को देखिए, वो लगातार बेच रहे हैं, FIs की तरफ से कोई राहत नहीं है। कल थोड़ा क्वांटम छोटा जरूर आया है, लेकिन 800 करोड़ रुपए की सेलिंग ही है। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग देखेंगे वो है 14% के आसपास। तो राहत की चीज नहीं है। अब ये जो सेक्टर्स है ना, इनमें तो आप निश्चित तौर पर थोड़ा सा पेन देखेंगे आज। टेक्सटाइल हो गया, ऑटो इंसिलरी हो गया, जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, IT पर भी सेंटिमेंटल इंपैक्ट आएगा। हालांकि थोड़े से ना हल्के से इम्यून जरूर हैं फार्मा और IT बाकी के मुकाबले। लेकिन IT में हम देख रहे हैं कि मतलब हाल फिलहाल माहौल थोड़ा सा खराब होता हुआ जरूर दिखा है TCS के नतीजों के बाद और TCS के फैसले के बाद। तो ये चीज जरूर है। आज मेरा मानना है कि गैप डाउन अगर बाजार की शुरुआत होती है ना, तो बाजार के स्थिर होने का इंतजार करें। देखिए, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मुश्किल ना, इस तरह की बड़ी मुश्किल बाजार के लिए पहली बार नहीं आई है। ना जाने कितनी बार आई है और हमने लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं। गिफ्ट निफ्टी, अगर आप निफ्टी बैंक भी अगर आप देखिए, 57,000 कुछ दिनों पहले ही था, 57,000 के लेवल अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही था। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई तनाव नहीं है। लंबी अवधि के जो निवेशक हैं या फिर जिनको लॉन्ग टर्म में यकीन है, आज अगर बड़ी गिरावट आती है तो आप ना एक्युमुलेशन करने के लिए, बाइंग करने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ट्रेडर्स थोड़ा सा ना संभल के काम करें, बाजार के स्थिर होने का इंतजार करें। 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे देख लें कि बाजार फिर वहां से क्या डायरेक्शन आता है। क्योंकि संभव यह भी है कि आज एक क्रूशियल चीज शरद ये है कि आज ना एक्सपायरी भी है, आज मंथली एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है कि थोड़े शॉर्ट्स के जो सौदे हैं, क्योंकि FIs काफी ज्यादा शॉर्ट हैं, 86% FIs शॉर्ट हैं। अगर उनके हम टोटल अगर हम शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि उनकी तरफ से ना शॉर्ट कवरिंग आए, थोड़ा सपोर्ट करें। तो ट्रेडर्स थोड़ी सी संभल के रहे हैं। आज के बाजार में गिरावट पर शुरुआत होने पर खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी है, शॉर्ट भी नहीं करना है। 24,500 निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,900 ये रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी के लिए।
24,500 के नीचे अगर फिसलता है तो निफ्टी में गिरावट बढ़ने की आशंका है। लेकिन अगर बाजार में गिरावट अगर ज्यादा बढ़ी तो अगर आपके लॉन्ग टर्म की पोर्टफोलियो अगर है कुछ, तो मुझे लगता है कि निवेश को थोड़ा बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। बट ये कि हाँ, आपको ना सेक्टर्स थोड़े सावधानी से चुनने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, वुड, जेम्स ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल, स्टोन्स, फार्मा, आईटी, यहां पर थोड़ा सा पेन बढ़े, आगे भी हम देखें। और लेकिन ये जरूर है कि बाजार में ना थोड़ी अनिश्चितता बढ़ गई है। अब ये अमेरिका के साथ डील कब तक होगी, क्या होगी, कौन सी शर्तें भारत मानेगा, क्या भारत अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट की ज्यादा खरीदारी करेगा, क्या वहां से हम ऑयल एंड गैस, एलएनजी का परचेज ज्यादा करेंगे, रूस पे डिपेंडेंस घटाएंगे, या फिर रूस के साथ संबंध को हम जीवित रखेंगे तो अमेरिका ये जुर्माना लगाएगा। ये भविष्य के गर्भ में है, अभी पता नहीं होने क्या वाला है। लेकिन ये जरूर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ये फाइनल अरेंजमेंट नहीं है। और आज मान लीजिए झटका लगता भी है ना, तो ऐसे तो हमने झटके ना जाने कितनी बार देखे हैं, बाजार उससे उभरा है। बहुत पैनिक वाली स्थिति नहीं है, बस ट्रेडर थोड़े से ना आज संभल के काम करें। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, जल्दबाजी में ना तो उनको शॉर्ट करना है, ना तो जल्दबाजी में आके परचेज करना है। 24,500 के नीचे अगर जाता है तो आप तेजी की पोजीशन को अपनी स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, काट लीजिए। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए ऐसा कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन यह है कि सेंटिमेंट वीक होगा तो निफ्टी बैंक भी गिरेगा। और निफ्टी बैंक को 55,500 पर सपोर्ट है, 56,000 आज रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। हम देखते हैं कि क्या 55,500 तक निफ्टी बैंक गिरता है। हालांकि यहां से अभी ये लेवल करीब 600-650 अंक दूर है, लेकिन आज सेंटिमेंट वीक है। गिफ्ट निफ्टी में हम कमजोरी थोड़ी सी बढ़ते हुए अभी हमने देखी है। फिलहाल आप देखिए थोड़ी सी, हालांकि हल्की सी रिकवरी आई है, कमजोरी तो नहीं बढ़ी है, रिकवरी आई है 24,700 के आसपास से गिफ्ट निफ्टी। तो आज ना तेज गिरावट पर अगर शुरुआत होती है तो खरीदारी की कोशिश ना करें, ना तो निफ्टी में ना तो निफ्टी बैंक में। वेट इन वॉच करें और शॉर्ट नहीं करना है गैप डाउन से ओपनिंग होने के बाद, क्योंकि एक्सपायरी के चलते थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बाजार को लोअर लेवल पर सपोर्ट दे सकती है। देखना होगा कि आज कैसी शुरुआत होती है। 15-20 मिनट, आधे घंटे आप वेट कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आज ट्रेड ना बने, फ्रेश ट्रेड के लिए अगर कुछ नहीं भी मिलता है इंडेक्स में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनकी ऑलरेडी तेजी की पोजीशन है वो 24,500 के साथ उसको अभी बने रहें। जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनके लिए तो ठीक है, बढ़िया है। आज का माहौल तो फिर हम देख रहे हैं कमजोरी वाला है ही, माहौल कमजोरी वाला है, न्यूज़ फ्लोज बहुत आ रहे हैं। और इस सिचुएशन में एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना है, इस पे भी जो है अभिषेक ने आपको बता दिया है। कोई ज़्यादा एक्शन या कोई बड़ा एक्शन शुरुआती स्तर पे आप ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच रखें। और क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल रहेगा, ऑफ कोर्स गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ज़रूर है, लेकिन इन सारे वॉलेटिलिटी में कहाँ पे आप स्थिर रहे, कहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं, इन सब के लिए हमारे साथ टेक्निकल गेस्ट भी हैं, फंडामेंटल गेस्ट भी हैं और एक टेक्नो फंडा गेस्ट भी है। किरण जानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरण लानी और सीए तपन दोषी, तीनों को जो है गुड मॉर्निंग कहूँगा। लेकिन सबसे पहले शरण आपसे शुरुआत करते हैं। मार्केट्स का जो है ऑफ कोर्स बहुत एडवर्स न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आने भी वाले हैं अगले 3 से 4 दिन में। तो यहाँ पे क्या व्यू बनती है निफ्टी बैंक पे, और ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकली भी क्या आप रेकमेंड करेंगे हमारे दर्शक को? तो शरद, पिछले हफ्ते से ही हम कह रहे थे फर्स्ट को टैरिफ आने वाला है और वो आ ही गया। तो ट्रम्प को तो 100% फुल मार्क्स देने चाहिए कंसिस्टेंसी की, जो वो बोलता है वो करता है। मगर उसकी एक और बात है, ट्रम्प टैरिफ लगाने के बाद रिवर्स भी बहुत ही जल्दी करता है, हफ्ते 10 दिन में। तो ये एक मेरे हिसाब से आज का गैप डाउन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म बेस बन जाएगा मार्केट में। जो इतने टाइम से स्ट्रेस था, अनसर्टेनिटी थी, वो आज ख़त्म होते हुए दिख रही है। अभी निफ्टी की बात करें तो अपना 100 डे EMA पे बहुत ही मेरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है 24,600 के लेवल्स के आसपास, जो करीबन 250 पॉइंट यहाँ से है। मुझे नहीं लग रहा है ये लेवल टूटेगा। एक बार 24,600 पे आएगा, मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा निफ्टी में और वहाँ पे एक बार लॉन्ग या अच्छी स्टॉक्स में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
तो 24,600 बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है, मोर और लेस लोकल है, हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट से लेना देना नहीं है, और फिर भी डेफिनेटली पार्ट ऑफ निफ्टी है। थोड़ी बहुत नेगेटिव रिएक्शन आपको बैंक निफ्टी में भी देखने मिलेगी, मगर अच्छा खासा सपोर्ट है 55,500 पे, वहाँ पे आएगा तो एक बार 15 to 30 मिनट्स देखने के बाद एक्चुअली आप एक लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा चिंता की बात नहीं लग रही है टैरिफ्स को लेके, बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक है, और मुझे लग रहा है आज की डेट में फार्मा और आईटी में आज बहुत अच्छी आप पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। डेफिनेटली टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए नेगेटिव है, वहाँ थोड़ी आप सेलिंग देख सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रम्प इम्पैक्ट ऑफ कोर्स रहेगा कुछ काउंटर्स में, लेकिन कुछ काउंटर्स है खास करके डोमेस्टिक फेसिंग काउंटर्स, उस पर भी नज़र रखिए। और जो हाई बीटा वाले स्टॉक्स है या मिड कैप, माइक्रो कैप्स, स्मॉल कैप्स, उसमें से ऑफ कोर्स थोड़ी सी पोजीशन स्लाइड रखें या एंटर ना करें, वहाँ वॉलेटिलिटी और ज़्यादा देखने मिल सकती है। लेकिन किरण, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे, बताएं। मार्केट जिस तरह से फंक्शन आउट कर रहा है, आज एक गैप डाउन एक न्यूज की वजह से गैप डाउन करेगा मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं इस गैप डाउन के अंदर मुझे लग रहा है कि हैवीवेट शेयर्स के साथ या तो लार्ज कैप शेयर्स के साथ ही हमें उतरना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ तो हम दो कॉल दे रहे हैं। एक है एशियन पेंट। अगर आप एशियन पेंट का चार्ट देखोगे तो हमने देखा है कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से लगातार 50 दिन की मूविंग है, 20 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब 2400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। पिछले टाइम भी हमने देखा था कि जैसे ही 2400 का लेवल क्रॉस हुआ था, एशियन पेंट ऊपर में 2500 तक की एक रैली देके आया है। अब वापस 2400 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए 2410 2415 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे एशियन पेंट। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें मेंटेन करना है वो 2390 का मेंटेन करना है। नो डाउट आज गैप डाउन में अगर उसके लेवल के आसपास खुलता है तो थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच करके बाई करेंगे। 2400 के ऊपर ही हमें बाई करना है, तो 2390 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 2390 होल्ड रहता है तो देयर आर चांसेस कि हम 2500 तक की रैली एशियन पेंट में देख सकते हैं। तो 1 से 2 हफ्ते के लिए आप एशियन पेंट खरीद सकते हो 2390 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा जो हमारा पिक रहेगा वो रिलायंस रहेगा। जनरली हमने देखा ये ट्रेंड के जब भी मार्केट में इस तरह का कोई अनसर्टेनिटी न्यूज आता है और मार्केट एक बड़ा सा गैप डाउन देता है, तब हैवीवेट शेयर्स लाइक रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एचयूएल हो गया, ये मार्केट को सपोर्ट करते हैं। और रिलायंस का अगर आप चार्ट देखोगे तो 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास एक बुलिश एंगल पिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न 2 दिन पहले बना था, तो उसको ही सपोर्ट मानते हुए हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आनी चाहिए। सो गिरावट में आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। 1370 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और ऊपर में 1450 के आसपास का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 1 से 2 हफ्ते तक का वेट करना पड़ेगा। तो दोनों इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, यहाँ से थोड़े लंबे समय की कॉल है, और आज की गैप डाउन में डेफिनेटली दोनों हैवीवेट शेयर्स को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं गैप डाउन में। ठीक है, गैप डाउन आई तो दोनों के दोनों शेयरों में खरीदारी करने की सलाह है। एशियन पेंट्स और रिलायंस के लिए जो स्टॉप लॉस होगा 1370 रुपये का होगा ट्रेडिंग के लिए, और टारगेट होगा 1450 रुपये का। और एशियन पेंट्स के लिए 2390 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की सलाह है किरण जी की, और टारगेट होंगे 2500 रुपये के एशियन पेंट्स के लिए। दो तेजी के सौदे आज थोड़े से ना वीकनेस वाले माहौल में भी। लेकिन तपन जी बताइए कि आप आज क्या सलाह दे रहे हैं? क्या मार्केट आज खरीदारी वाला होगा? जिनको लंबी अवधि का निवेश करना है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जी अभिषेक, ये देखो जिस तरह से आप लोगों ने डिस्कशन किया ना, बहुत ही अच्छा डिस्कशन था, और उसमें से एक क्लियर बात है कि यहाँ ना देखो ट्रम्प ने ये एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट को पुश करने के लिए किया है, और होपफुली 1 महीने में विल गेट सम रिजोल्यूशन। बट हाँ, इम्पैक्ट भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि कुछ मुझे लग रहा है कि जब तक ये डिसीजन नहीं आता, ये काफी सारे सेक्टर्स में, जैसे टेक्सटाइल में भी हम लोग बात करें तो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट ये टैक्स की वजह से 10 से 15% का इम्पैक्ट आएगा। इवन मार्जिन में भी 5 से 10% का इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे वेल्पसन, ट्रीडन, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इन सब कंपनीज में आपको देखना पड़ेगा। इवन ऑटोमोबाइल्स में भी ये टैरिफ की वजह से अगर आप देखो तो भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, बॉस, उनका भी 8 से 15% का ना एक्सपोर्ट वहां होता है, वहां भी ऑलमोस्ट 6 से 7% का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है मार्जिन का। जेम्स एंड ज्वेलरी में भी जैसे टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट, वैभव, उन सब में ऑलमोस्ट 15 से 20% का डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट आता है, 8 से 10% का मार्जिन इम्पैक्ट आता है। और चौथा मैं बात करूंगा लेदर, उसमें भी आप देखो तो बाटा, रेलियक्सो फुटवेयर ना, उनमें भी ऑलमोस्ट 15% का रेवेन्यू इम्पैक्ट और 10 से 12 मार्जिन इम्पैक्ट आता है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन सबके ऑलमोस्ट 28 से 32% एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अभी जब तक टैरिफ का
रिवर्सल नहीं होता तब तक ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इन्वेस्टर को इन सब स्टॉक से एटलीस्ट थोड़ा दूर रहना चाहिए। बाकी थोड़ा फर्नीचर और पेट्रोकेमिकल के भी कुछ है प्रोडक्ट्स, लेकिन वो कम है उनके एक्सपोर्ट। तब तक आई थिंक डोमेस्टिक में फोकस कीजिए, जहां बैंकिंग सेक्टर हो गया, एनबीएफसी, कंजम्पशन, आई थिंक वो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो भी गिरेंगे क्योंकि मार्केट का गिरा है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू बाय, जो आपने पहले भी किया। ऐसे सब बहुत सारे किस्से आए पहले इवेंट से, वो बाद में चले भी गए, और ट्रम्प को तो चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। सो होपफुली दैट विल चेंज। तो बस ओनली तब तक आई थिंक ये कुछ सेक्टर्स में आई थिंक इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें मार्जिन इंपैक्ट अच्छा खासा है। अदरवाइज बाकी सब सेक्टर्स है डोमेस्टिक फेसिंग में फोकस कीजिए। लॉन्ग टर्म में आई थिंक ये अच्छा मौका होगा इन्वेस्टमेंट करने का। शरण, आप अपने टेक्निकल पिक्स बताएं। तो शरद जी, मुझे जैसे मैंने बोला, फार्मा सेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ना ही वो डिस्कशन में था टैरिफ्स के लिए, और ना ही उस पर कोई टैरिफ्स लगे हैं। तो एक आप देख सकते हैं पैसे फार्मा के तरफ वैसे ही जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा फॉलो द मनी। तो मेरा पहला पिक रहेगा सन फार्मा। आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे। अगर कोई रीज़न के लिए थोड़ा गैप डाउन खुला तो आप थोड़े नीचे के लेवल पे भी खरीद सकते हैं। टारगेट रहेगा 1775 और 1815। स्टॉप लॉस रहेगा 1693 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। सेकंड एक पिक है जिससे कोई लेना देना नहीं है टैरिफ्स का, मगर चार्ट्स पे बहुत ही वीक लग रहा है, वो है बजाज ऑटो। ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकडाउन है। इसके लिए आप एक शॉर्ट पोजीशन बजाज ऑटो पे बना सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 7960 और 7920। मगर कोई रीज़न के लिए अगर शॉर्ट है, बजाज ऑटो शॉर्ट है, बाय नहीं है, तो कोई रीज़न के लिए अगर बड़ा गैप डाउन या गैप डाउन से नीचे खोले तो आप अवॉइड कीजिए। मगर अभी चार्ट पे काफ़ी वीक लग रहा है, तो आज के लिए मेरे लिए ये दो पिक रहेंगे। फार्मा बाई है और बजाज ऑटो शॉर्ट है। 7960 और 7920 की टारगेट से आपको बजाज ऑटो को शॉर्ट करना है। सन फार्मा के लिए 1775 1850 के टारगेट होंगे। 1693 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है सन फार्मा में। कल हमने देखी कि कल मजबूती शेयर में आई थी। मे बी आज सन फार्मा हो सकता है कि बाकी भी फार्मा शेयर आज कमजोरी के साथ खुलें टैरिफ वाले तनाव के चलते। लेकिन आज खबरों के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेंगे और कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए हैं, समझ लेते हैं जरा। शरद बताइए, कहां पर फोकस होगा आज? अभिषेक, सबसे बड़ा फोकस तो होने वाला है टैरिफ इम्पोजिशन के ऊपर। और मेरी जो पूरी लिस्ट है अभिषेक देखे तो इसमें 6 से 7 जो न्यूज़ फ्लोज है वो सिर्फ इम्पैक्ट एनालिसिस पे ही है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर अर्निंग्स पे भी आएंगे। यहाँ पे ऑफकोर्स देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टेक्सटाइल्स और एपरल्स, ये सेगमेंट आप ज़रूर देखें। यहाँ पे जो है सबसे भारी मार पड़ने वाली है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, अरविंद, केपीआर मिल्स, इन स्टॉक्स के लिए नेगेटिव रहेगा। सबसे ज़्यादा एक्सपोजर यूएस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स जो है इस सेगमेंट में देखने मिलेगा। आरती इंडस्ट्रीज, रेफ्रिजरेंट गैसेज जैसे कि एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन, इन पे भी भारी इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इनके जो एक्सपोर्ट शेयर है यूएस में ये हायर साइड में है, तो स्टॉक्स के लिए नेगेटिव रहेगा। फार्मा और आईटी दोनों में जो है एक अलग कहानी है, न्यूट्रल इंपैक्ट रहेगा। फार्मा जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसका जो है एक अलग से टैरिफ्स के इम्पोजिशन की बात होगी जो अभी अनाउंस नहीं की गई है। तो फार्मा हालांकि देखिए सेंटिमेंटली नेगेटिव रहेगा, लेकिन आईटी सेक्टर है जो है यहाँ पे देखेंगे ये सर्विस है, ये इंक्लूडेड नहीं रहता इस लिस्ट में। और ये बेनिफिशियरी भी है डॉलर डिप्रिसिएशन में। कोजेंसिस ने अपनी अपग्रेड भी कर दी और वैल्यूएशंस भी थोड़े करेक्ट हो गए आईटी स्पेस में। तो आईटी में कुछ डाइवर्जेंस आ सकता है, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी और उस पर खास रिसर्च भी मैं लेके आऊँगा। ऑटो एंसिलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम एंड ज्वेलरी, ये सारे सेगमेंट्स में जो है भारी इम्पैक्ट देखने मिलेगी। भारत फोर्ज हुआ, सामिल, मदरसन सुमी, एबीबी इंडिया, इन सारे स्टॉक्स में जो है सेलिंग प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। वही इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर्स की बात करें तो डिक्सन टेक, लगभग याद रखिए $15 बिलियन की एक्सपोर्ट्स होती है, तो यहाँ पे भी जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। डिक्सन टेक भी आज प्रेशर में आ सकता है। टाटा स्टील, अब अर्निंग्स पे भी नज़र डाल देते हैं। अच्छे नतीजे आए हैं, यूरोप मार्केट्स में ब्रेक इवन देखने मिला और इंडिया एबिडा पर टन भी लगभग 20% सीक्वेंशियल ऊपर आया है। एमएनएम बात करें तो मिले जुले नतीजे हैं, हालांकि पैट अबव एस्टिमेट से। एक दिन पहले अर्निंग्स जो है कंपनी ने प्रीपोन किया और कमेंट्री कह रही कि रेयर अर्थ की कमेंट्री जो कंपोनेंट्स है वो अभी भी स्थिर है। थर्ड क्वार्टर FY26 तक सप्लाईज रहने वाले हैं। और सबसे अहम बात है कि रूरल सेंटिमेंट अभी भी बहुत स्ट्रांग है और ट्रैक्टर सेल्स अच्छे हैं। अर्बन डिमांड वीक है और एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी देखने मिलेगी और 2 दिन बाद जो है हमें ऑटो सेल्स के आंकड़े भी देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स मिले जुले संकेत एमएनएम की तरफ से देखने मिल रहे हैं।
बहुत कमज़ोर नतीजे इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से देखने मिल रहे हैं। डिमांड भी इम्पैक्ट हुआ था इस क्वार्टर में और सीजनली वीक क्वार्टर भी रहता है। यील्ड्स की बात करें तो वो भी लोअर साइड में है और इम्पॉर्टेंटली जो स्टॉक में एक अच्छी रनअप आई है तो स्टॉक में सेलिंग देखने मिल सकती है क्योंकि वैल्यूएशंस का कंसर्न है। FY26 की जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें अच्छी स्टडी आउटलुक का एक्सपेक्टेशंस है और जो वाइड बॉडी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती हैं उस पर कंपनी एक्सपैंड करने वाले और ये लार्जली इंटरनेशनल रूट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो बिजनेस वाइज जो है गाइडेंस तो ठीक है, लेकिन Q2 भी एक सीजनली वीक ही क्वार्टर रहता है एविएशन कंपनीज के लिए, तो उस पर भी नज़र रहेगी। Q3 Q4 से पिकअप होता है। टाटा मोटर्स न्यूट्रल इम्पैक्ट है। आईवी को 3.8 बिलियन यूरोस की जो है एक्विजिशन होने वाली ऑल कैश ट्रांजैक्शन में, और कल हमने देखा स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी देखने मिला था और इसका रीज़न ये था कि जो बिजनेस ले रहे हैं एक लो मार्जिन बिजनेस है यूरोप के, और अगर कंपेयर करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो टाटा मोटर्स का मार्जिन ज़्यादा बेटर है। जियो फाइनेंशियल बोर्ड ने अप्रूव दी है लगभग 16,000 करोड़ की फंड रेज को लेकर, जहाँ पे प्रमोटर्स खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी जो स्टेक है उसको बढ़ाने वाले। तो ये अहम शेयर्स है जिस पे हमारी एक्चुअली नज़र होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि आपके कॉपर मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट कॉपर की एक प्रोडक्ट थी जिसको जो है हटा दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया रिफाइनिंग सेगमेंट से, उसके कारण एल्यूमिनियम प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इसको ट्रैक करते हैं। लेकिन चलिए एक सवाल लेते हैं कि टैरिफ इम्पैक्ट पे ही बात करेंगे। शरण, टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली है अगर आप एक्सपोजर की बात करें तो। यहाँ पे आपको लगता है कि टेक्सटाइल में जो है और एक बड़ी सेलिंग आ सकती है? गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लीजिए, अरविंद लीजिए, खास करके गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पे आपकी मैं राय लेना चाहूँगा कि स्टॉक टेक्निकल चार्ट्स पे और कितना नीचे जा सकता है यहाँ पे। तो शरद, आपने एकदम राइट बोला। देखे जाए यूएस एक दुनिया का आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स है इन बेस ऑफ टेक्सटाइल ऑल्सो। तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। जो कंपनियां आज एक्सपोर्ट कर रही है उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, स्पेशली फुल फेस्टिव सीजन्स है आगे यूएस में भी। और आपने जैसे बोला ऑर्डर 3 to 6 months पहले बुक होते हैं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो आने ही वाला है। अभी गोकुलदास एक्सपोर्ट अपने 200-day EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक वर्ज ऑफ अ ब्रेकडाउन पे है। अगर आज 880 के नीचे खुलेगा तो आप काफ़ी फास्ट डाउनसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। 850 वहाँ पे उसका सपोर्ट है और उसे ब्रेक करेगा तो आप 750 के भी लेवल देख सकते हैं। ऑन चार्ट्स ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके ऊपर और ये बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई है तो आप काफ़ी एक बड़ा फॉल भी देख सकते हैं 5 to 10% लेवल परसेंटेज का। बिल्कुल। अब हमारे साथ गेस्ट अजय जोशी भी जुड़ रहे हैं। केमिकल सेक्टर पे जो है महारथी हैं और बहुत हेल्प करते हैं एनालिसिस से, इवन ब्रोकिंग हाउस भी पहले जो इम्पैक्ट एनालिसिस इनका आ जाता है। गुड मॉर्निंग अजय। सबसे पहला सवाल अजय आपसे यही रहेगा कि जो पूरे केमिकल स्पेस में यहाँ टैरिफ इम्पोजिशन आ गया है अभी तक के लिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एडवर्स कौन सा रहेगा? ये रेफ्रिजरेंट गैसेज रहेगा या कोई और भी सेगमेंट्स हैं जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए? अजय ज़रा बताएं। जी गुड मॉर्निंग शरद। जी हाँ, 25% टैरिफ कल से लाइव हो जाएंगे। तो कुछ सेगमेंट है विद इन केमिकल्स। एक तो हमारे फ्लोरो कंपाउंड्स हैं, उसमें रेफ्रिजरेंट गैसेस भी आती हैं, फ्लोरोपॉलीमर्स भी आते हैं, एज वेल एज क्लोरीन बेस्ड इंटरमीडिएट्स भी आते हैं। तो वहां पर को काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसमें इंडियन एक्सपोर्टर्स, चाहे वो नवीन हो, SRF हो, गुजरात फ्लोरो हो, तीनों ही कंपनीज एडवर्सली अफेक्ट होंगी, क्योंकि तीनों ही कंपनीज का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्लो यूएस मार्केट से होता है। तो चाइना यहाँ पर को काफी बड़ा गेन करता हुआ दिखेगा। दूसरा सेगमेंट विद इन केमिकल्स है बेंजीन डेरिवेटिव्स का, डाउनस्ट्रीम एरोमेटिक केमिकल्स का। इसमें कंपनीज लाइक आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, इनका भी काफी ज्यादा एक्सपोजर है यूएस मार्केट में, पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस केमिकल्स में, क्योंकि यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनर्स इन द वर्ल्ड। तो आरती और विनती भी नेगेटिवली अफेक्ट होंगी इस वजह से। और चाइना अगेन यहाँ पर कोई बड़ा गेनर हमें देखता हुआ मिलेगा। तीसरा एग्रोकेमिकल्स में थोड़ा बहुत हमें चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, मगर जहां तक मुझे लगता है एग्रोकेमिकल्स थोड़ा बहुत एग्जाम्प्टेड होंगे। नॉट ऑल एग्रोकेमिकल्स बट सर्टेन एग्रो फॉर्मुलेशंस एज वेल एज एग्रोटेक्निकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनाए जाते हैं। सो एग्रोकेमिकल्स को मैं उतना नेगेटिवली अभी नहीं देख रहा हूँ, बट फ्लोरो और बेंजीन एरोमेटिक डेरिवेटिव केमिकल्स में काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अजय, एक और सवाल है कि यहाँ पे चाइना का क्या एंगल आ रहा है? कुछ और फ्लडिंग देखने मिल सकती है ग्लोबल बाजारों में? ऑफ कोर्स जिस तरह इंडस्ट्री सर्कल्स में बात हो रही है, और कोई मेजर सप्लाई चेन इश्यूज में भी रीसेट आएगा, ये दोनों पॉइंट्स पे आपकी क्या राय रहेगी?
जी, चाइना से चैलेंज जो मुझे दिख सकता है वो है रेस्ट ऑफ द यूएस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में, क्योंकि अगर ट्रम्प इंडिया और चाइना दोनों को ही कर्व करना चाहेंगे और दोनों, अब इंडिया के ऊपर तो 25% है, चाइना की टैरिफ की क्लैरिटी अगर हमें अभी नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूएस को छोड़ करके बाकी जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, आसियान हो, मिडिल ईस्ट हो, वहां पर को हमें इंक्रीज्ड डंपिंग चाइना से देखने को मिल सकती है अगर यूएस चाइना के ऊपर भी 25 से 30% का फाइनल टैरिफ लगाता है तो। बट दूसरी एक चीज चाइना में जो अभी हो रखी है, जो चाइनीज सीसीपी पार्टी ने लॉन्च करी है, वो ये है कि चाइना में ओवर कैपेसिटीज को वो कर्व कर रहे हैं अक्रॉस केमिकल्स, अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग। तो वहां पर को हमें न्यू एंट्रेंट उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बट ऑल इज सब्जेक्ट टू कि यूएस चाइना के ऊपर कितना % टैरिफ लगाता है। अजय, पूरा आपने 360 डिग्री एनालिसिस दे दिया कि पूरे केमिकल सेक्टर पे जो है क्या जो है चेंजेस आ सकता है, इम्पैक्ट एनालिसिस देखने मिल सकता है। किरण, आपसे एक सवाल रहेगा, केमिकल स्पेस में ऑफकोर्स नवीन फ्लोराइन के नतीजे आए, अच्छे नतीजे आए, लेकिन ऑफकोर्स ग्लोबली देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। किस तरह आप देख रहे हैं एसआरएफ नवीन फ्लोराइन को? इन स्टॉक्स में एक अच्छी अपमूव पोजिशनली देखने मिली थी, बट अब किरण यहाँ पे क्या लगता है, थोड़ी और मुनाफा वसूली देखने मिली है? जो भी प्रॉफिट आए हैं, अगर आपके पोजिशनल प्लेज रहे हैं तो क्या वहाँ से थोड़ा निकलना चाहिए, क्योंकि बाजार में थोड़ी अनसर्टेनिटी आने वाली है केमिकल स्पेस में? किस तरह देख रहे हैं आप किरण? राइट, अगर केमिकल स्पेस में देखिए तो एसआरएफ एंड नवीन फ्लोरीन रिमेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। हमने देखा था कि एसआरएफ में एक मेजर ब्रेकआउट 2600 के आसपास करीबन जनवरी 2025 में आया था। उसके बाद स्टॉक ऊपर में 3300 तक गया और वहां से लगातार स्टॉक एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं 100 दिन की मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ये न्यूज के लगते अगर 3000 का लेवल ब्रेक होता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ा सीवियर हो सकती है। तो एज ऑफ नाउ नई खरीदारी के लिए तो सजेशन नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बट मेरे हिसाब से जिनके पास है वो 3000 का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर आज की दिन कोई भी ये गिरावट के कारण 3000 का लेवल ब्रेक होता है तो एक बार के लिए बुक प्रॉफिट करके एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर 3000 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है कि आप नीचे में इसको 27-2800 तक आता हुआ भी देख सकते हो। तो वहां पे अगेन आप बाई का रिकमेंडेशन या तो बाई के लिए एक्यूमुलेशन सोच सकते हो, बट एज ऑफ नाउ नई खरीदारी अवॉइड करनी चाहिए और 3000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 2200 के आसपास आए अगर एसआरएफ तो आपके लिए एक्यूमुलेशन का मौका एक बन जाएगा। लेकिन चलिए फटाफट जरा उन शेयरों की बातचीत करते हैं जिनके नतीजे आए हैं और आज वो फोकस में रहेंगे। टाटा स्टील, इसके नंबर्स आए हैं मजबूत और सभी पैमानों पर अनुमान से इनके बेहतर नंबर्स आए हैं। यूरोप में ब्रेक इवन किया इन्होंने, मुनाफा 60% बढ़ा है, मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ है, तो टाटा स्टील फोकस में रहेगा। 160 रुपए के आसपास की कल क्लोजिंग हमने देखी है टाटा स्टील में। तपन जी, टाटा स्टील, वैसे तो आज हम देखेंगे कि बाजार में हो सकता है कि ये टैरिफ वाली चीजें हावी होती दिखें, बट अल्टीमेटली तो फिर फंडामेंटल्स पर ही शेयर चलेंगे। टाटा स्टील को लेकर क्या व्यू होगा आपका? अभिषेक जी, देखो मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि टाटा स्टील का इस बार का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि आप देखो तो स्टील में ओवरऑल काफी तेजी थी। अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखें और डिमांड भी देखें तो अराउंड 9 to 10% था, और आगे जाके भी ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल भी डिमांड रहेगी। और यहाँ से भी तो जिस तरह से मैनेजमेंट कमेंटेड काफी तक वॉल्यूम रिकवरी लग रहा है कि 26 में रहेगी, और आगे जाके ना उन्होंने बताया कि कॉस्ट सेविंग किस तरह की तरफ वो टारगेट कर रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे टारगेट कर रहे हैं। मार्जिन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक्सपांड हुआ है 14% का, जो ऑलमोस्ट 2.3% ईयर ऑन ईयर, जो बहुत ही अच्छा है ओवरऑल। और ईबीटा मार्जिन में काफी इंप्रूव हुआ है, ऑलमोस्ट 15,000 पर टन, सो विच इज क्वाइट गुड। तो दैट शोज नो कि अभी तो नो एक तरह से नो अच्छा पुल अप चल रहा है यहाँ पे। और यूरोप सेगमेंट नो ईबीटा पॉजिटिव है, जो आपको पता है कि कोरस उनका जो मेन पेन पॉइंट था वहां भी वो पॉजिटिव ईबीटा पॉजिटिव है, तो वो एक बड़ी न्यूज है, क्योंकि वही एक तरह से ना टाटा स्टील को काफी नीचे ले जा रहा था। नेट डेट भी अगर देखो ना तो काफी हद तक ना उनका कम हो चुका है, और 14,000 का तो ऑलमोस्ट कैश है। तो ये सब जब पैरामीटर देखता हूँ और जिस तरह की डिमांड सप्लाई, आई थिंक टाटा स्टील अभी तो इस लेवल पे मुझे लग रहा है किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए। अभी के रुझान है, आई थिंक डिमांड थोड़ी दिख रही है स्टील में, और 2-3 क्वार्टर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे को ऐसा लग रहा है। टाटा स्टील के अलावा एक और शेयर फोकस में रहेगा, वो है एमएनएम का। नतीजे इसके मिले जुले रहे हैं, लेकिन मुनाफा रहा है अनुमान से बेहतर और एबिटा ग्रोथ लगातार इसकी अच्छी है। आय 26% बढ़ी है, मुनाफे में 42% की ग्रोथ है। हम देख रहे हैं कि
जो मार्केट शेयर है एसयूवी में लगातार एमएनएम का बढ़ता जा रहा है और ब्रोकरेज हाउसेज भी बुलिश हैं शेयर को लेकर। जेफरीज ने टारगेट दिया है इसके लिए 4,000 रुपए का, 32 रुपए के आसपास के एमएनएम के प्राइसेस होंगे इस वक्त। करण जी, आप बताइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा वैसे भी ये स्ट्रांग था, लगातार इस पर बाई की रिकमेंडेशन आई थी, क्या रणनीति होनी चाहिए इसमें? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक। 2-3 बार मैं खुद बाय बोल चुका हूँ। सितंबर 2024 से यही लेवल्स को 3, 4, 5 बार टेस्ट कर चुका है। 3,300 के लेवल, 3,200 से 300 के लेवल, और मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल ये डेफिनेटली ब्रेकआउट कर ही देगा। और टारगेट्स में मैंने पहले ही बता दिया, 34 to 3600 दिख रहा है स्टॉक में। ओवरली अगर आप कंपेयर करो बाकी ऑटो सेक्टर के स्टॉक से तो मेजर रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा लगा। इनका आउटलुक भी बहुत ही डिसेंट है, उनकी गाड़ियाँ भी बहुत ही अच्छी है। बहुत रास्ते पे आप जाओ तो सब बाजू इनकी ही गाड़ियाँ दिखती है। तो अगर कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की भी बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। टेक्निकल पे भी ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट है। एक बार 3,300 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी आप 3,400-500 के लेवल देख सकते हो। मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ। किसी अगर पोजीशन बनानी है वो लॉन्ग भी कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3,500। ठीक है, तो शरण ने चार्ट चेक भी किया है, बैलेंस शीट भी चेक की है और रोड को भी चेक किया है कि वहां पर गाड़ियां कितनी दिख रही हैं। और निश्चित तौर पर डोमिनेंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिल्कुल, बहुत अहम ट्रिगर्स है बाजार खुलने के पहले, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशीषा, बताएं अहम ब्रोकरेजेस की क्या राय आ रही है? एवेन्यू सुपरमार्ट से ही शुरुआत करेंगे। कल के सत्र में भी भारी तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया था। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 4,950 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट स्टॉक पर दिया है। याद रखें कल के सत्र में अच्छी खासी तेजी। यहाँ पर डी मार्ट ने कहा कि हाँ, क्विक कॉमर्स के चलते कंपनी कंपटीशन तो फेस कर रही है, लेकिन उन्होंने स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स बढ़ाए हैं और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स के चलते कंपनी के बैलेंस शीट पर कोई तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। तो इस के रिपोर्ट के चलते और इस पॉजिटिव कमेंट्री के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट पर आज के सत्र में भी एक्शन दिखेगा। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन पर नुवामा की रिपोर्ट है। नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे हैं, लेकिन याद रखें ऑपरेशन सिंदूर, इसके अलावा पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर और पहलगाम टेरर अटैक और उसके बाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश का इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों पर दिखा था। नियर टर्म आउटलुक अभी भी चैलेंजिंग है, ऐसा नुवामा का मानना है और उनका मानना है कि करंट वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो नुवामा ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 5,199 से घटाया है अब, और 5,428 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने बढ़ाया है, इनफैक्ट घटाया नहीं है। तो इंटरग्लोब एविएशन पर ये बात कर रहे थे, जहां पर मिले जुले नतीजे निकल कर आए हैं। लेकिन याद रखिए मॉनसून सीजन के चलते ट्रैक्टर सेल्स इंप्रूव होती हुई अगले कुछ क्वार्टर्स में नजर आ सकती है। ग्लोबल टर्मोइल का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट कंपनी पर नहीं दिखेगा। एवेंडस ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस हल्का सा घटाया है, 3,700 था पहले, अब घटाकर 3,650 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य एमएनएम पर एवेंडस ने रखा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, ये बड़ी डील अनाउंस हुई कल मार्केट आवर्स के बाद। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव थी जो अब कंफर्म हो चुकी है। नुवामा ने रेड्यूस की रेटिंग बरकरार 670 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य टाटा मोटर्स पर रखा है। उनका मानना है कि इस एक्विजिशन के चलते टाटा मोटर्स की ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ उनका मानना है कि ये डील ईपीएस एक्रेटिव होगी और कंसोलिडेटेड ईपीएस 4% से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव। हालांकि टाटा मोटर्स कल करीब 4 से 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था, लेकिन यहां पर नुवामा ने 670 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य टाटा मोटर्स पर रखा है। ये बिल्कुल, यहाँ पे अहम ब्रोकरेजेस आ रहे हैं, कुछ अर्निंग्स इम्पैक्ट है, कुछ नॉन अर्निंग्स इम्पैक्ट है जिसपे हमारी नज़र है। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट्स इस काउंटर पे भी नज़र रखेंगे। यहाँ पे किरण एक बार देखिए चार्ट चेक्स लेते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की तरफ से। कल जो है हम देखें कि यहाँ पे जो है एक अच्छी अपमूव भी जो है देखने मिली थी।
और प्लांट जो एक्सपेंशन चल रही है उसको लेके जो है मूवमेंट आ रही थी, और अब जो है देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है फ्लैटिश ट्रेड जो प्री ओपन के लेवल्स आ रहे, सेटल हो रहे हैं नंबर्स। एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट्स की पोजिशनल चार्ट चेक ले लेते हैं किरण, यहाँ से एक अप मूव देखने मिल सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का अगर हम चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं 4000 इसका एक ट्रेडिशनल सपोर्ट रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक में 200 दिन की मूविंग एवरेज और 100 डेज मूविंग एवरेज को एक साथ क्रॉस किया है और मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। अब नो डाउट मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा गैप डाउन हो सकता है, लेकिन इस गैप डाउन में बाई करना चाहिए। 4000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर 4000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 4600 का लेवल वापस डीमार्ट के अंदर देख सकते हैं। तो डीमार्ट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स रहेगा 4000 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे नज़र ज़रूर रहेगी। इंटरग्लोब एविएशन पे बात करें, ऑफकोर्स तपन आपसे सवाल रहेगा, वैल्यूएशन थोड़े क्वेश्चनेबल रहते हैं, नो डाउट कंपनी अच्छा है, अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन एक सीजनली वीक क्वार्टर था और वही इम्पैक्ट जो है नंबर्स में भी देखने मिला। और ऑफकोर्स पहलगाम अटैक्स या बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आए थे, क्रैशेस या आप कह सकते हैं जो न्यूज़ फ्लो है, उसके कारण भी थोड़ा ट्रैवल म्यूटेड रहा था, उसके कारण यील्ड्स में भी प्रेशर आया था। आप बताएं तपन कि इंटरग्लोब एविएशन में मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रिगर्स क्या बने रहना चाहिए कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और एक अच्छी रैली देख चुके हैं? लॉन्ग टर्म बेसिस की बात कर रहा हूँ तपन। शरद जी देखिए, आपने जैसे ना इस क्वार्टर में काफी सारे इवेंट्स आए थे जिसकी वजह से नो टूरिज्म भी इम्पैक्ट हुआ था। ऑफ कोर्स नो काफी सारे नो ग्लोबल इवेंट्स भी हुए थे जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने देखा था। लेकिन अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो काफी हद तक जिसने एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा कम, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कम आया है। यील्ड भी अगर आप देखो ना तो ऑलमोस्ट 5% गिरा था। ऑलमोस्ट अगर आप लोड फैक्टर की बात करें तो 2.1 पीपी के अराउंड गिरा हुआ है। पैसेंजर ट्रैफिक देखो ओवरऑल अप था 12% के, अब तक तो जो उनको हेल्प किया है ओवरऑल। लेकिन आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सुधार होगा क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आएंगे एक आध क्वार्टर में, तो आई थिंक वहां से थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और यहाँ से जिस तरह के लास्ट ऑर्डर बुक इन्होंने जो प्लेन्स के दिए उस तरह से लग रहा है कि कैपेसिटी काफी ग्रो करे। जो एयर इंडिया का जो मामला बीच में हुआ था, वो एयर जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद के बाद, उसका भी थोड़ा फायदा आगे जाके इंटरग्लोब के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। और काफी हद तक काफी सारे कंट्रीज में नेटवर्क एक्सपेंशन भी हो रहा है। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ इनको जो बेसिकली मार्जिन पे काम करेंगे, जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोला है कि उस पे थोड़ा डाउन था, वो उस पे काम करने वाले। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो आई थिंक थोड़े डीप में आता है, तो यू शुड गो एंड बाय इट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ऑफ कोर्स ना मोनोपोली एक तरह से कह सकते हैं, दूसरे प्लेयर जो एयर इंडिया स्पाइसेज बहुत पीछे है। तो मेरे हिसाब से जैसे आई थिंक सिचुएशन में सुधार आएगा, आई थिंक यहाँ डिमांड आएगी। तो यहाँ से अगर ये बिकॉज ऑफ जो रिजल्ट है नीचे आता है, आई थिंक फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स बाय ऑन डिप से रहेगा ये स्टॉक क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी। और एविएशन इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द टूरिज्म ग्रो होगी तो एविएशन इंडस्ट्री ग्रो होगी, और अगर एविएशन ग्रो होगा तो इंडिगो विल बी द फर्स्ट वन। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स का मेरा यहाँ मत रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति आई है, लेकिन जल्द से मैं आपको नवरत्न शेयर्स बता देता हूँ कि कौन से 9 स्टॉक्स या थीम्स है जहाँ पे आपको नज़र रहनी चाहिए। यहाँ पे आपको ज़रूर एक्शन देखने मिलेगा। और ऑफ कोर्स 9 के नवरत्न में जो है ट्रम्प की इम्पैक्ट वाली जो है स्टॉक्स, वो हम एक एक करके आपको बताता हूँ। टेक्सटाइल्स एपरल्स, यहाँ पे भारी गिरावट देखने मिल सकता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, अरविंद जैसे स्टॉक्स है जिसमें रहेगी। ये सेगमेंट लार्जेस्ट एक्सपोजर जो है आपको देखने मिलता है यूएस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स को लेके। तो ये जो है स्टॉक्स के लिए जो है नेगेटिव ज़रूर रहने वाला है। आरती इंडस्ट्रीज़, नवीन फ्लोराइन, एसआरएफ, इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखें। और यहाँ पे देखें रेफ्रिजरेंट प्लेयर्स को जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो केमिकल सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। वही फार्मा और आईटी स्टॉक्स की बात करें तो इम्पैक्ट न्यूट्रल रहेगा। फार्मा जो है इस लिस्ट में नहीं शामिल है। हालांकि आईटी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि डॉलर्स के भी जो बेनिफिशियरी हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग गुड्स, जेम एंड ज्वेलरी, इन पे इम्पैक्ट आ रहा है। भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, एबीबी इंडिया जैसे स्टॉक्स पे जो आप देख रहे हैं भारी गिरावट देखने मिल रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर्स की भी बात करें, डिक्सन टेक का टैरिफ इम्पैक्ट आया, ट्रेड वैल्यू लगभग $15 बिलियन का देखने मिलता है, तो इस पे भी जो है आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकती है। वही हम बात करें टाटा स्टील की तो यहाँ पे जो है आप नवजूद आए हैं
बट ओवरऑल हम कहेंगे कि यूरोप बिजनेस में जो है ब्रेक इवन आया है। मिले जुले नतीजे एमएनएम की तरफ से देखने मिल रहा है, हालांकि गाइडेंस बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें आपके ओवरऑल रूरल डिमांड की सेगमेंट को लेके, और इंटरग्लोब एविएशन नतीजे ख़राब आए हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि यहाँ पे जो ओवरऑल जो अर्निंग्स आया है उसमें वीकनेस देखने मिल रही है। और आखिर में जो है आईटी सेगमेंट की बात करेंगे, जहाँ पे कोई टैरिफ लागू नहीं होने वाला है। कोजेंसिस की भी एक अच्छी अपमूव देखने मिली है, गाइडेंस उन्होंने बढ़ाया है, और रुपी जो है वहाँ पे वीकनिंग देखने मिली है। तो ये पॉजिटिव होता है आईटी प्लेयर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए भी। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र होगी। ठीक है, इन 9 स्टॉक्स पर नजर रखिए चलिए, लेकिन 9 के अलावा भी हम आपको कुछ स्टॉक्स बता देते हैं जहां पर आप फोकस करके रखिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में हो सकती है गिरावट ट्रंप के टैरिफ के चलते। टेक्सटाइल में गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, अरविंद, केपीआर मिल्स, यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिल सकती है। केमिकल में आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, इन शेयरों पर फोकस रहेगा। फार्मा को लेकर टैरिफ का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, क्योंकि फार्मा थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। और डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, हो सकता है कि सेंटिमेंटल इंपैक्ट इन शेयरों पर आपको देखने को मिले। प्री ओपन में आप देखिए ये शेयर सारे नीचे आपको दिखाई देंगे। आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक, यहाँ पर भी सेंटिमेंटल एक रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है बाजार की कमजोरी के चलते और ट्रंप के एक्शन के चलते। ऑटो में जो एंसिलरी कंपनी है वहां पर थोड़ा ज्यादा असर आएगा। बाकी हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट तो है नहीं, अगर आप टाटा मोटर्स के जेएलआर को छोड़ दीजिए तो बाकी कुछ है नहीं, और जेएलआर का भी वो यूरोप वाले रूट के जरिए है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। बट हो सकता है कि सेंटिमेंटली थोड़ा सा नेगेटिव हो। लेकिन भारत फोर्ज, मदरसन वायरिंग, बॉश, सोना बीएलडब्ल्यू, सेल नहीं, सोना बीएलडब्ल्यू, उन पर असर आपको देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो एलएनटी, एबीबी, यहां पर असर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर की बात करें तो हम देखेंगे कि डिक्सन टेक हो गया, अंबर हो गया, केन्स टेक हो गया, इन तमाम शेयरों पर असर दिखेगा। और मेटल में हिंडाल्को, हिंद कॉपर, वेदांता, टाटा स्टील, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज असर देखने को मिल सकता है। तो बाजार की कमजोर शुरुआत के संकेत है। अगर आप देखेंगे तो प्री ओपन में निफ्टी है 212 अंक नीचे, यानी कि गिफ्ट निफ्टी जो करीब 190 अंकों की गिरावट के संकेत दे रहा था, उससे कहीं ज्यादा पर गिरावट आज हमें देखने को मिल सकती है। तो इन शेयरों पर आप फोकस करके जरूर चलिए। देखते हैं कि क्या नेगेटिव शुरुआत होने के बाद बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी आती है या नहीं आती है। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन कमजोर नतीजे आए, 5600 रुपए के आसपास शेयर की शुरुआत हो रही है, करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी शेयर में हम देख रहे हैं। लेकिन कल का जो स्टार था वो था एवेन्यू सुपरमार्ट्स, और इसके टारगेट आए हैं मोतीलाल ओसवाल के 4,950 रुपए के। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की प्लानिंग ये है कि अपने स्टोर्स की संख्या को वो डबल करेंगे। करीब करीब 426 स्टोर्स अभी हैं और आगे उसको डबल करने की कंपनी की योजना है। डिक्सन को लेकर जरा एक व्यू लेते हैं, क्योंकि डिक्सन में हमने हाल फिलहाल फिर से लोअर लेवल से देखा कि 13,000 साढ़े 13,000 रुपए के आसपास प्राइसेस आए और वहां से रिकवरी लगातार हम शेयर में देख रहे थे। एक राय आपसे इस पर जानना चाहेंगे शरण जी, क्या करें डिक्सन में? मान लीजिए अगर गिरावट होती है, 2.5% कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है शेयर ये। तो अभिषेक, अगर आप देखो जब तक डिक्सन 16,000 के ऊपर है तो ट्रेडेबल है लॉन्ग साइड पे, और इतनी नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक में खाली 2-2.5% का कट देखने मिल रहा है, जो पूरे मार्केट को लेते लेते मोर और लेस इन लाइन ही है। अगर 16,000 का लेवल होल्ड कर देता है और वहाँ से अगर आपको रिवर्सल देखने मिल रहा है तो मुझे तो लॉन्ग साइड पे स्टॉक अच्छा लग रहा है। और कंपनी के अगर फ्यूचर आउटलुक की भी बात करें, बहुत अच्छे डील्स क्रैक किए हैं, करीबन 3 से 4 डील तो लास्ट महीने में ही कंपनी ने क्रैक किए। तो ओवर आउटलुक बहुत अच्छा है। डेफिनेटली टैरिफ को लेते हुए थोड़े समय तक नेगेटिव चल सकता है, मगर मुझे लग रहा है 16,000 के आसपास अच्छा एक आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। और एक बार फॉर एनी रीज़न 16,000 के नीचे ट्रेड करता है तो आप एक बार एग्जिट करने का सोच सकते हैं, और आगे वाले समय में 2 या 3 हफ्ते के बाद हम लोग उसके वापस रिव्यू कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है आज के डेट में 16,000 का लेवल ब्रेक करेगा, यहाँ पे ही थोड़ा समय तक कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, 16,000 के लेवल पर नजर रखिए, उसके नीचे अगर जाए तो आप तेजी की पोजीशन से निकल सकते हैं डिक्सन में। लेकिन डिक्सन के अलावा टाटा मोटर्स का शेयर भी फोकस में रहेगा। हालांकि कोई डायरेक्टली एक्सपोर्ट तो नहीं करती है भारत से अमेरिका में टाटा मोटर्स, लेकिन जेएलआर वाला जो डिवीजन है उसका एक्सपोर्ट होता है यूके वाले रूट से, तो उसके लिए टैरिफ थोड़े से अलग एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि गिरावट इस शेयर में आए।
टाटा मोटर्स, किरण जी क्या करें, कहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखें इसमें? नुवामा भी थोड़ी सी ना इस पर रिड्यूस की रेटिंग दे रहा है। टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न रिसेंटली हमने देखा था, कहीं ना कहीं 970 980 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था, लेकिन आज की गैप डाउन में हम देख रहे हैं कि 970 के नीचे गैप डाउन में ओपन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास तेजी की पोजीशन है वो थोड़ा कॉशियस रहे, 650 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 650 के पास मल्टीपल बॉटम बना के स्टॉक ऊपर में 700 तक गया था। तो 650 एक इमीडिएट लेवल पे रहेगा। अब आज मेरे हिसाब से 10 बजे तक आप वेट कर सकते हैं। अगर 10 बजे तक स्टॉक 650 होल्ड है तो आप होल्ड रखिए, अगर लेकिन उसके नीचे सस्टेन हो जाता है तो फिर एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, टाटा मोटर्स वेट एंड वॉच, 2 मिनट के बाद बाजार खुल जाएंगे और जो प्री ओपन में जो लेवल्स जो सेटल हुए हैं, 212 अंक नीचे निफ्टी, 422 अंक नीचे निफ्टी बैंक, 786 अंक नीचे सेंसेक्स, 80,700 के नीचे खुलेगा सेंसेक्स, और निफ्टी के 50 में से सिर्फ 7 शेयरों में हरा निशान दिख रहा है और सबसे ज्यादा ऊपर है M&M का शेयर, करीब 2% ऊपर ये जाके सेटल हुआ है। इसके नतीजे अच्छे आए हैं। एबिडा ग्रोथ लगातार इनकी अच्छी आ रही है, एसयूवी मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो आज हम देखेंगे कि पॉजिटिव शुरुआत वहां पर होगी, लेकिन कितनी सस्टेन करेगी ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन बड़े झटके कहां पर लगे आप देखिए, टाटा स्टील इसके नतीजे आए लेकिन शेयर ये 10% नीचे, आईसीसी बैंक आज 5% नीचे, भारतीय एयरटेल 5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 3% नीचे, फार्मा वाली कंपनी ध्यान रखिएगा। रिलायंस में भी 3% के आसपास की तगड़ी गिरावट, एलएनटी करीब 2.5% नीचे। एलएनटी के कल नंबर्स अच्छे आए थे, लेकिन यह है कि इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स वाले एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा ज़्यादा टैरिफ के चलते, तो यह प्रभावित होगी। और आईटी में भी देखिए कोई ऐसे मतलब एलएनटी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इनमें भी भारी भर गिरावट पर शुरुआत होने की आशंका है। सन फार्मा का शेयर खुलेगा करीब करीब 2% नीचे, बीएल में भी गिरावट आएगी। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहद कमजोर, 200 से भी कम शेयर तेजी पर खुलते हुए दिख रहे हैं। और जो गिरावट वाले शेयरों की संख्या है शुरुआत में एनएसई पर, वो दिख रही है करीब 1662। तो एक वीक सेशन के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन आईसीसी बैंक क्यों खुल रहा है 5% नीचे, भारतीय एयरटेल क्यों 5% नीचे खुल रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। तो मे भी खुलने के बाद फिर लोअर लेवल पर बायर एक्टिव हो सकता है कि फंड्स की बाइंग आए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का भी बाजार को सपोर्ट मिले, लेकिन ये चीजें साफ हो जाएंगी अगले कुछ सेकंड्स में ही। ओपनिंग बेल बजने वाली है, 3 सेकंड के बाद बाजार खुल जाएगा, वीक ओपनिंग होगी जरूर। निफ्टी की शुरुआत जहां पर हुई वहां से खुलने के बाद हम देख रहे हैं कि 200 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी बैंक निफ्टी है और निफ्टी बैंक करीब 400 अंक नीचे बाजार की शुरुआत हो गई है। और लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी देखिए आ भी रही है, 175 अंक नीचे निफ्टी, 1% से भी कम, निफ्टी बैंक भी करीब 0.25% ही नीचे, 390 अंकों की गिरावट, लेवल्स को सेटल होने देते हैं। और जहां पर सबसे ज्यादा जो गिरावट बाजार में है वो है एलएनटी में 2.5% की, डॉक्टर रेड्डीज में 2% की, रिलायंस करीब 2% नीचे, टाटा मोटर्स कमजोर 0.2% नीचे, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, एचयूएल, ट्रेंच, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम गिरावट थोड़ी ज्यादा होते हुए देख रहे हैं इस वक्त। निफ्टी के सिर्फ 3 शेयर हैं हरे निशान में, और 3 जो शेयर हैं वह हैं अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक, टाटा कंज्यूमर। बाकी सभी के सभी शेयर लाल निशान में इस वक्त आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो ऑटो और इसके अलावा मेटल, फार्मा, आज हम देख रहे हैं कि यहां पर परेशानी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। निफ्टी में कोई ज्यादा हलचल नहीं है, जहां पर खुला उसके आसपास ही आप देखेंगे 170 अंकों के आसपास की गिरावट है। ट्रंप के टैरिफ के चलते बाजार की ये वीक शुरुआत हुई है, लेकिन लोअर लेवल पर थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है, ये दिख रहा है फिलहाल शुरुआती कारोबार में। हालांकि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, करीब 200 शेयर ऊपर हैं और 1900 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और निफ्टी के अब सिर्फ एक शेयर इटर्नल आपको हरे निशान में दिखेगा, बाकी सारे के सारे शेयर इस वक्त दिख रहे हैं कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए। एक बार जरा ये देखते हैं कि बड़े मूवर्स या बड़े लूजर्स कौन से हैं आज के सत्र में।
इंडो काउंट धागा बनाने वाली कंपनी 7% नीचे, वेल्सपन लिविंग 6% नीचे, ये टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अवंती फीड्स में करीब 4.5% के आसपास की गिरावट है। केमिकल में गैलेक्सी सर्फेक्टेंट 4.5% टूटा हुआ है। ग्लैंड फार्मा कमजोर आपको दिखेगा। सिम्फनी में 4% की गिरावट है। ट्राइडेंट टूट गया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में कल हमने 18-20% की तेजी देखी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में आज 3% की गिरावट पर शुरुआत हुई है। तो ये शुरुआत के फिलहाल बड़े मूवर्स हैं। कहां पर थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, तो बाइंग हो रही है थोड़ी सी, हम देख रहे हैं कि डीएलएफ ऊपर है करीब करीब 1% ऊपर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मैरिको में थोड़ी सी बाइंग है। एसबीआई लाइफ ऊपर आपको दिखेगा। चढ़ने वाले शेयरों की संख्या बहुत ही सीमित आज के सत्र में आपको दिखाई देगी। एक बार सेक्टर्स चेक करते हैं कि कहां पर बाइंग है। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर आपको हरा निशान दिखाई देगा। इंडिया विक्स में जो उछाल है वो है 6% का, 12 के आसपास का इंडिया विक्स आप फिर से देखेंगे। और सबसे ज्यादा कमजोर ऑयल एंड गैस करीब 1.5% नीचे। इसके अलावा आप देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वहां पर भी कमजोरी। ऑटो कमजोर है करीब 1%। रियल एस्टेट में 1% की कमजोरी है। मिड कैप वाले जो इंडेक्स है वहां पर 1% की कमजोरी। निफ्टी स्मॉल कैप में 1% से ज्यादा कमजोरी। तो दिग्गजों के मुकाबले जो मिड कैप में कमजोरी है वो गहरा रही है। निफ्टी फार्मा करीब 1% कमजोर आपको दिखेगा। और सबसे अगर हम कम गिरावट अगर कहें, क्योंकि गिर तो सारे रहे हैं, सबसे कम गिरावट है एफएमसीजी में और आईटी में, और निफ्टी बैंक में आधे % के आसपास की यहाँ पर हम कमजोरी फिलहाल शुरुआत में देख रहे हैं। बाजार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना स्थिरता के संकेत तो दे रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ा रिकवर हो रहा है। हम कह भी रहे थे कि निफ्टी बैंक के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गिरावट रह गई है आधे % के आसपास की, 55,800 के आसपास है निफ्टी बैंक। और निफ्टी की जो गिरावट है वो भी 187 अंकों की फिलहाल आपको दिखेगी। 24,650 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश। कुछ शेयर हरे निशान में वापसी करते दिख रहे हैं। जियो फाइनेंस के अलावा हम देख रहे हैं कि इटर्नल और एसबीआई लाइफ करीब करीब आधे से 0.25% की तेजी इन शेयरों में हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा झटका लगा है रिलायंस के शेयर में, करीब 0.25% नीचे। और रिलायंस के बाद है टाटा मोटर्स कमजोर, करीब 1.5% की गिरावट। जेम्स ज्वेलरी का बड़ा एक्सपोर्ट हम करते हैं, टाइटन कमजोर आपको होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज कमजोर है, टाटा कंज्यूमर कमजोर है। अगर फार्मा के बाकी शेयरों की बात करें, लॉरस लैब्स में हमने तेजी हाल फिलहाल देखी थी। लॉरस लैब्स आज 3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने देखा था कि रिकॉर्ड हाई से शेयर फिसला था, आज गिरावट बढ़ रही है। कुछ और शेयर जो कमजोर हैं आप देखेंगे, ऑटो डिस्टिलरी में सोना बीएलडब्ल्यू कमजोर है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, डिक्सन कमजोर है 2% के आसपास। और ऑयल एंड गैस में आईओसी कमजोर है, करीब 2.5-3% की गिरावट इस शेयर में हम देख रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल ऊपर गया है। तेजी वाले शेयरों की बात करें, केपीआईटी टेक आपको ऊपर दिखेगा। एपीएल अपोलो में थोड़ी सी बाइंग है। पीबी फिनटेक, टाटा कम्युनिकेशन, कोफोर्ज को शेयर्स हैं जहां पर आज आपको थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिलेगी, लेकिन मोमेंटम वीक है। थोड़ी सी बाइंग लौट रही है, क्योंकि 330 शेयर आ गए हैं हरे निशान में और 1900 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अच्छी चीज ये है कि 24,650 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी के संकेत दिख रहा है। निफ्टी में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 2% से ज्यादा गिरावट। तो कोई ऐसा पैनिक का माहौल नहीं है, कोई घबराहट का माहौल नहीं है। और बाजार में शायद ये मान के चल रहा है कि ये जो टैरिफ अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने वो फाइनल नहीं है, आगे बातचीत होगी और टैरिफ के लेवल यहां से कम होंगे। लेकिन चलिए सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपके लिए ओपनिंग ट्रेड में कहां बन रहे हैं कमाई के मौके। 24,700 के आसपास आ गया है निफ्टी रिकवर करके। बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड पे आपका स्वागत है। और आज ऑफ कोर्स देखिए कि अर्निंग स्पेसिफिक इम्पैक्ट ज़्यादा जो है ग्लोबल क्यूज़ पे जो है ओवरऑल इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। लेकिन अभिषेक थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि रिकवरी भी देखने मिल सकती है कुछ काउंटर्स में, सेलेक्टिव काउंटर्स में बाइंग भी आ रही है। तो मोस्टली जो है मार्केट्स ये अनाउंसमेंट को डिस्काउंट कर दिया है। वर्स्ट माइट बी ओवर। अगर आप टैरिफ्स की बात करें तो यहाँ पे नेगोशिएशन हो गए, शायद कम भी हो सकते हैं जो भारत के फेवर में आए। लेकिन एक रिकवरी अटेम्प्ट जो है सस्टेन बेसिस पे आपको देखने मिल रही है। हालांकि 5-6 मिनट ही हुआ है, पर देखिए नज़र ज़रूर है। लेकिन ओपनिंग ट्रेड्स क्या रहेंगे, लिस्ट बहुत शायद छोटी रह सकती है, लेकिन हमारे जो टेक्निकल गेस्ट्स हैं
उन्होंने बहुत मेहनत की है और यहाँ से भी वो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले शरण आपसे जो है आपके ओपनिंग कॉल्स लेंगे। तो शरद, मुझे फोर्टिस हेल्थकेयर अच्छा लग रहा है। ओपन लो काइंड ऑफ कैंडल बना है और अभी नीचे के स्तरों से अच्छा रिकवरी भी दे रहा है। उससे टैरिफ्स का कोई लेना देना भी नहीं है फोर्टिस हेल्थकेयर को। तो आप फोर्टिस हेल्थकेयर में बाय कीजिए 840 के आसपास, 840-41 चल रहा है रेट। स्टॉप लॉस डे लो रहेगा 830 का, टारगेट सिमिलर रहेगा 851-52 के लेवल्स के लिए। आज के डेट में अच्छा लग रहा है, सेफ स्टॉक है, टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड पिक मेरा जियो फाइनेंस है, काफ़ी अच्छा चल चुका है, ओपन लो कैंडल है टुडे, 324 के आसपास है। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिए, 320 उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए। टारगेट रहेगा 330 टू 335 के लेवल्स पे। जिस हिसाब से कंपनी ने अनाउंसमेंट की है, फंड रेस की है, अगेन टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये अच्छा लग रहा है आज के तारीख के लिए। टारगेट रहेगा 330 टू 335। बिल्कुल, टारगेट देखिए 330 टू 335, स्टॉप लॉस जो है 320 का है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और दूसरा भी पिक जो फोर्टिस हेल्थकेयर था, शरण की तरफ से आया था, सभी डोमेस्टिक फेसिंग है, इनका कोई लेना देना नहीं है टैरिफ इम्पोजिशन के साथ, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन किरण, आपके क्या ओपनिंग ट्रेड रहेंगे? जो हमने डिस्कस किया मॉर्निंग में, हम वही ओपनिंग ट्रेड के साथ बने रहेंगे। कहीं ना कहीं एशियन पेंट आप देख रहे हो कि शुरुआत की गिरावट के बाद अब 2400 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो आप एशियन पेंट में करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। जो हमने मॉर्निंग में स्टॉप लॉस बताया था 2390, उसके आसपास का ही लो बन के मार्केट वापस 2400 के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट के साथ हम बने रहेंगे। दूसरा, अगर आप देख रहे हो जो रिकवरी पैन आउट हो रही है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हो रही है, तो रिलायंस अगेन मैं रीरेट करना चाहूंगा। 2 दिन के पहले की जो एक बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न थी, उसका लो अभी भी इंटैक्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 3090 के आसपास चल रहा है रिलायंस, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 1380 का आप मेंटेन कीजिए, जो सुबह भी हमने डिस्कस किया था। अगर 1380 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो आज की रिकवरी में डेफिनेटली रिलायंस पार्टिसिपेट करेगा और 1400 प्लस के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पे जो ऑफकोर्स रिलायंस पे जो है खरीदारी की राय है, टारगेट 1450 का, स्टॉप लॉस 1370 लेवल्स का, और एजीएम का भी एक शायद अप मूव देखने मिल सका। थोड़े दिन पहले हमें आपने दिखाया भी था, शॉर्ट कवरिंग भी कुछ सेगमेंट्स में देखने मिली थी जो रिलायंस भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन तपन, आपसे बात करेंगे, फंडामेंटली डोमेस्टिक फेसिंग सेगमेंट्स पे ही जो है मेरी नज़र है। जैसे कि आप ले लीजिए, डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स होते हैं, हॉस्पिटल स्टॉक्स होते हैं, कंजम्पशन प्लेज होते हैं, डिस्क्रिशनरी प्लेज होते हैं। तो आज जो है डोमेस्टिक फेसिंग थीम पे भी हमारी नज़र है, जहाँ पे अच्छे कमाई के मौके भी बन सकते हैं अगर लंबे अवधि पे फोकस करें। तो तपन, ये कौन से इंडस्ट्रीज रहेंगे जिस पे टैरिफ का जो है कोई इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है और इंडिया फेसिंग इंडस्ट्रीज रहेंगे, बताएं। जी, यहाँ शरद जी, अगर डोमेस्टिक फेसिंग की बात करें तो पहले आता है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में कुछ स्टॉक्स आप नजर में रख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो कंजम्पशन में मेरे को लग रहा है कि ये जैसे टाटा कंज्यूमर है, वो एक स्टॉक में लूंगा कि यहाँ से नो अच्छी खासी तेजी मुझे भी दिख रही है कंजम्पशन में। और यहाँ से टाटा कंजम्पशन भी एक ऐसा स्टॉक है जो ओवरऑल नो अभी जो रिजल्ट आया वो ओके था, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है सेकेंड थर्ड क्वार्टर से काफी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आप सोचे तो एक अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है, तो वो एक स्टॉक मेरे रेडार में रहेगा। दूसरा अगर स्टॉक बोले तो मैं होटल इंडस्ट्री से करूंगा, जहां मैं ओवरऑल लेमन ट्री की बात कहूंगा कि अगर वो लेमन ट्री की भी बात करना कि होटल इंडस्ट्री में आप देखें तो एवरेज रेवेन्यू पर रूम काफी अच्छा खासा डबल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है, तो मुझे वहां भी एक अच्छी खासी तेजी दिख रही नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि ना जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है और एट द एंड ऑफ द डे टूरिज्म बढ़ेगा। तो यहाँ भी जो जिस तरह से गाइडेंस है लेमन ट्री को, जिस तरह से एक्सपेंस प्लान है, तो वो भी एक स्टॉक आप नजर में रख सकते हो। ये अभी जो गिरावट आई तो उसमें आप बाय कर सकते हो। और तीसरा हॉस्पिटल में होगा, तो हॉस्पिटल में यहाँ मेरी नजर अपोलो हॉस्पिटल में रहेगी। वहां अगर आप देखो तो देखें ना, एवरेज रेवेन्यू पर बेड ऑलमोस्ट डबल डिजिट से ग्रो हो रहा है और अपोलो हॉस्पिटल का एक्सपेंशन अच्छा खासा है। इन्होंने काफी हद तक नो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ से का एक्सपेंशन बताया है, और आगे भी जो भी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं वो वेल इक्विप्ड। तो यहाँ से मुझे हॉस्पिटल में आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल भी दे सकते। तो ये कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशन और नो हॉस्पिटल्स होटल्स है जहाँ मैं फोकस करना चाहूंगा। ठीक है, इन कुछ शेयर जो तपन जी ने आपको बताए। इस बीच बाजार में आप देखिए कि लोअर लेवल से रिकवरी आई है। निफ्टी करीब करीब 60 से 70 अंक रिकवर करके कारोबार कर रहा है
और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 100 से 125 अंकों के आसपास की रिकवरी है, 55,800 के ऊपर आ गया है निफ्टी बैंक। हालांकि 300 अंकों की गिरावट अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे करके तमाम ऐसे शेयर हैं जो हरे निशान की तरफ वापसी करते हुए आपको दिखेंगे। 450 शेयर हो गए हैं तेजी वाले और 1900 शेयर अभी भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो जो मार्केट की ब्रेथ है वो कमजोर जरूर है, लेकिन दिग्गजों पर थोड़ा भरोसा है। मिड कैप स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि आज बिकवाली ज्यादा हो रही है। इंडेक्स अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक आधे % के आसपास कमजोरी है, लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप में तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। जियो फाइनेंस ये आज का लीडर है निफ्टी का, 2.5% के आसपास की मजबूती है। बाकी इटर्नल में हम 1% की तेजी देख रहे हैं। पावर ग्रिड में भी 1% की तेजी है। इसके नतीजे आए थे पावर ग्रिड के कल, तो पावर ग्रिड में थोड़ी सी स्ट्रेंथ लोअर लेवल से लौटती हुई दिख रही है। हालांकि जो नतीजे आए थे थोड़े से ना वीकर साइड पर आए थे, लेकिन पावर ग्रिड सॉलिड स्टॉक है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है और हम देख रहे हैं कि उस पर फिर से स्ट्रेंथ आ रही है। रिलायंस 1.5% के आसपास की कमजोरी फिलहाल आपको दिखा रहा है। शरण, रिलायंस क्या करें, 1.5% कमजोर है, क्या किसी को अगर बाइंग करनी हो आपको लगता है कि यहां से ज्यादा नहीं गिरेगा, लेवल्स ठीक है? अभिषेक जी, तो रिलायंस का 200 डे EMA 1375 के लेवल्स के है, जो आज उसने प्रोटेक्ट किया है, उसके नीचे नहीं गया है और थोड़ी सी रिवर्सल भी आपको देखी जा रही है नीचे किस तरह से। डेफिनेटली इतनी नेगेटिव न्यूज़ आई है तो थोड़ा बहुत रिलायंस ने भी हिट लिया है, मगर मुझे लगता है आगे चल के इसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनकी कंपनियां भी ज़्यादा इस तरफ देखोगे, अगर रिलायंस जियो टेलीकॉम हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, मोर और लेस इंडिया फोकस्ड ही है। तो मुझे लग रहा है रिकवरी आपको रिलायंस में भी देखने मिलेगी और ये स्तर पे एक्चुअली आप एक बार लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हो। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है 1370 का। अगर इंट्राडे किसे लॉन्ग भी करना है, रिलायंस को लॉन्ग कीजिए 1370 के स्टॉप लॉस के साथ, जस्ट 20 रुपीज़। टारगेट रहेगा 1400 एंड 1425। मुझे लग रहा है रिलायंस रिकवर करेगा और निफ्टी को भी पॉजिटिव लेके जा सकता है। इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है रिलायंस में। नेगेटिव ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। और बाजार में देखिए एक आज अच्छी चीज जो मुझे लग रही है ना, कि बाजार में जो रिएक्शन है ना बहुत ही मैच्योर है, कोई पैनिक नहीं, कोई घबराहट नहीं। जहां पर इंपैक्ट आ सकता है टैरिफ का वो शेयर टूटते हुए आपको जरूर दिखेंगे, लेकिन उनमें भी ऐसे कोई बहुत भारी कोई हेवी सेलिंग हो रही हो ऐसा नहीं है। आप देखिए इंडो काउंट, वेल्सपन लिविंग, अवंती फीड्स, वर्धमान टेक्सटाइल जैसे जो शेयर्स हैं ये सारे के सारे आज आपको गिरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनका सीधा का सीधा एक्सपोजर है अमेरिका में, एक्सपोर्टर है वहां के लिए, तो वहां पर तो गिरावट आ रही है। फार्मा शेयर में भी कमजोरी है कि ट्रंप क्या करेंगे, फार्मा टैरिफ को लेकर थोड़ी सी घबराहट है। अदरवाइज जो इम्यून है टैरिफ से, जिनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, वहां पर कमजोरी आज के सत्र में हम बिल्कुल देख नहीं रहे हैं और कुछ शेयर बड़ा बढ़िया परफॉर्म करके आज दिखा रहे हैं। केमिकल में भी कुछ शेयर अच्छा कर रहे हैं। नवीन फ्लोरिन में आज अच्छी बाइंग हो रही है। गैस वाले शेयरों में आप देखेंगे IGL में आज अच्छी तेजी हो रही है 1.5% के आसपास की, लेकिन जियो फाइनेंस के टारगेट अचीव हो गए हैं। 2.25% ऊपर ये शेयर दिख रहा है। शरण, आपने जियो फाइनेंस रेकमेंड किया था? अभिषेक जी, 330 फर्स्ट टारगेट था, 335 सेकंड टारगेट था। फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। अगर किसी स्टॉप लॉस ट्रेल करना है अपने कॉस्ट पे ट्रेल कीजिए। और मेरा फोर्टिस का ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया, 850 आज हाई मार दिया है। अगेन जिसे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाना है अपने कॉस्ट पे ले जाइए। दोनों के ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गए फर्स्ट टारगेट्स। बढ़िया है, फोर्टिस के भी टारगेट हिट हो गए हैं और जियो फाइनेंस के भी टारगेट हिट हो गए हैं। शरण, मुझे याद है कि जब जुलाई की हम शुरुआत कर रहे थे तो भी हम जियो फाइनेंस की बातचीत कर रहे थे और उस दिन हमने यही पूछा था आपसे कि क्या 350 के लेवल हम देखें जियो फाइनेंस में। बीच में थोड़ी सी बाजार में वॉलेटिलिटी आई, लेकिन कमोबेश वो लेवल लगभग हम कह सकते हैं कि हाँ वहां तक तो पहुंच ही गया। 330 रुपये आज टारगेट अचीव हो गया है और फोर्टिस हेल्थ में भी जो पहला लक्ष्य है शरण का वो अचीव होता हुआ दिख रहा है। इटर्नल में हम देख रहे हैं कि कमजोर मार्केट में भी ना थोड़ी सी बाइंग अच्छी हो रही है। इस वक्त आप शेयर को देखेंगे 310 रुपए के आसपास फिर से पहुंच गया, तो स्ट्रेंथ है इटर्नल में। रिजल्ट आने के बाद हमने देखा कि अच्छी ग्रोथ निकल के आई थी इटर्नल की। हालांकि नंबर्स ऐसे अगर आप आंकड़े देखेंगे तो बहुत उसमें उत्साह नहीं था, बट ये था कि उसके बाद पॉजिटिविटी बनी शेयर में। 310 रुपए का भाव फिलहाल हम देख रहे हैं, 315 रुपए के आसपास गया था, तो रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही इटर्नल। तपंजी इटर्नल जो पिछले तेजी में मिस कर गए थे,
फिर से हम देख रहे हैं कि नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है ये। क्या करें इटर्नल में? अभिषेक जी देखो, इटर्नल एक ऐसा स्टॉक है जहां वैल्यूएशन डायरेक्टली लागू नहीं होते, क्योंकि वैल्यूएशन आप देखोगे तो ऑफ कोर्स 25 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले 2 साल से जब से ये कंपनी प्रॉफिट में आई है ना, यही 5 करोड़ 25 करोड़ और 50 करोड़ के आसपास घूम रही है। तो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन तो काफी हाई है, लेकिन ये होप स्टोरी हो गई है एक पूरी कि यहाँ से जिस तरह से मैनेजमेंट ने बोला है कि 150 मिलियन का उनका टारगेट है 2 साल का प्रॉफिट का, अब ये सुन के कोई भी इन्वेस्टर जाके लेगा, और एक तरह से सबको ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो भी कहते हैं बड़े प्लेयर बनेंगे वही सरवाइव करेंगे ई कॉमर्स में। तो इटर्नल जिस तरह से अभी नंबर 1 है, ऑफकोर्स स्विगी से काफी आगे, जेप्टो से भी आगे, तो आगे जाके ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि 1 साल 2 साल में, जैसे दीपेंद्र जी ने भी बोला था कि दे आर रनिंग बिहाइंड द मार्केट शेयर नॉट द प्रॉफिटेबिलिटी, जो दिखा रहा है कि उन्होंने कह सकते हैं ना कि मार्केट शेयर बढ़ाने में लगे हुए, और इस बार मार्केट शेयर अच्छा खासा बढ़ा। उसके रीजन से वन ऑफ द रीजन कि ये स्टॉक इतना बड़ा है, और ऑफकोर्स पॉजिटिव कमेंट्री। अभी ये देखना रहेगा कि आगे जाके एक बार मार्केट शेयर के बाद वो प्रॉफिटेबिलिटी में किस तरह से कन्वर्ट करे, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी का गाइडेंस दिया है, पता नहीं 2 साल में इतना बड़ा प्रॉफिट वो कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द आप जिस तरह से रन रहे हैं और इवन जो मार्जिन्स कोलैप्स होते हैं ये सब ई कॉमर्स में ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप मार्जिन इंक्रीज कर पाओ, क्योंकि नए नए प्लेयर और एडर है। जैसे कल ही आपने बताया डिमांड ट्रेडी ने अपने 3 घंटे और 6 घंटे का भी अपने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, वैसे जेप्टो ने भी, अमेजोन ने बेंगलोर में स्टार्ट किए। तो आप जब इतनी कंपटीशन होगी तो आपका मार्जिन कैसे बढ़ेगा पता नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ थोड़ा वैल्यूएशन और जो अभी स्टॉक प्राइस है बहुत अंतर है, एक तरह की होप स्टोरी है। अब मैं तो इसमें नहीं आऊंगा कि मैं होप स्टोरी पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी दिखना चाहिए। देखो जियो कर पाया, जियो ने 4 साल 5 साल लॉस करके फिर प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट किया, लेकिन वहां 2-3 प्लेयर थे, लेकिन यहाँ 6-7 प्लेयर है, और थोड़ा मैं इसके वजह से थोड़ा कॉशियस हूँ। इस लेवल पे तो मैं एंटर नहीं करूंगा। आई थिंक 10-20% नीचे है फिर सोच सकते हैं एंटर करने का, अदरवाइज इस लेवल पे मुझे बहुत महंगा लग रहा है। ठीक है, चलिए ये टेक महंगे वैल्यूएशन और इसी के चलते वेट एंड वॉच की राय इन स्टॉक्स पर आती हुई, लेकिन बाजार एक रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ, मैच्योर बिहेवियर जिसकी अभी अभिषेक भी बात कर रहे थे, काफी हद तक मैच्योर बिहेव करता हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स अगर स्क्रीन पर आप देखेंगे, ब्रॉडर मार्केट्स में भी ऑलमोस्ट निफ्टी में देखेंगे तो 50 से 60 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले बेहतर रिकवरी नजर आ रही है, और मिड कैप स्पेस में तो ऑलमोस्ट 350 अंकों की रिकवरी, 362 अंकों की रिकवरी, 57,135 के निचले स्तर हमने देखे थे, वहां से बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 400 अंक रिकवर करता हुआ। लेकिन हाँ, काफी ज्यादा चैलेंजिंग है मार्केट्स, और हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी जो न्यूज फ्लो डेवलपमेंट आती हुई दिखी है उसका एक असर है। केमिकल स्टॉक्स प्रेशर पर जरूर हैं। इस बीच आपके स्क्रीन पर ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, भारत रूस के साथ क्या करता है, इस पर भी यूएस की नजर है और इसकी परवाह नहीं। ट्रंप की तरफ से ये बयान, भारत रूस के साथ क्या करता है इसकी परवाह नहीं। आपको बता दें कि 25% टैरिफ इम्प्लीकेशन जो लगाए गए हैं उसमें एडिशनल पेनाल्टी की भी बात की गई है, और रूस के साथ जो नेगोशिएशंस ट्रेड्स भारत करता है उसका हवाला देते हुए आर्म्स एम्युनिशंस एंड इक्विपमेंट्स की जो ट्रेड्स हैं रशिया के साथ उसका हवाला देते हुए, और खास तौर से यूक्रेन पर रशिया जल्द से जल्द युद्ध विराम करे इसकी कवायद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने 25% टैरिफ जो है इंडिया पर लगाया है, और रशिया के साथ आगे अगर नेगोशिएशंस करते तो पेनाल्टी की भी बात, उस पर हालांकि कोई क्लैरिटी नहीं कि पेनाल्टी किस तरह से किन स्तरों पर होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती हुई, भारत रूस के साथ क्या करता है इसकी परवाह नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और ये न्यूज़ एंड फ्लो और डेवलपमेंट्स हैं। लगातार ये न्यूज़ एंड फ्लो डेवलपमेंट्स जो है इम्पैक्ट कुछ ना कुछ हद तक करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं भारत पर, लेकिन ऑल इन ऑल मार्केट जो है मैच्योर बिहेव करते हुए। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस पर तो विस्तार से आगे बातचीत करनी ही होगी, लेकिन साथ साथ एक बात तो तय है कि हमारे जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम जहां हमें ज़रूरत होगी वहां रशिया से बातचीत करेंगे भी, वो नेगोशिएशन शायद जारी भी रखे। ऑयल के फ्रंट पर भी जो सारे नेगोशिएशन ट्रेड्स जो हो रहे हैं वो शायद जारी रहेंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही थी। अब इसके इम्प्लीकेशंस किस तरह के आएंगे इस पर हमें ध्यान रखना ज़रूर होगा, लेकिन ऑल इन ऑन मार्केट, इंडियन मार्केट एक बड़ा यूज़र है ज़रूर, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम शिप बिल्डिंग और डिफेंस के प्लेयर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। शिप बिल्डिंग स्पेस में एक मजबूती का गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ऑलमोस्ट डे हाई पर 3% की तेजी। मैसगांव डॉक, HAL, BDL, ये सारे के सारे स्टॉक्स पर भी हमें नजर रखनी चाहिए।
हमने भारत के साथ बहुत कम ट्रेड किया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान भी आता हुआ, और जहां ट्रूथ सोशल पर उन्होंने अपना समरी ट्वीट किया था, वहां पर भी उन्होंने इन नेगोशिएशंस और ट्रेड्स की बात करी थी और ये हवाला दिया था कि 25% टैरिफ और प्लस पेनाल्टी इसीलिए हम लगाकर चल रहे हैं क्योंकि भारत के साथ जो ट्रेड्स हैं वो फिलहाल तो कम है। आने वाले दिनों में ट्रेड किस तरह से होते हैं, यूएस के मार्केट को कितनी बेहतरी और कितना ज़्यादा प्रभाव भारत देता है, उस पर आगे हो सकता है कि इम्पैक्ट आता हुआ देखिए। हालांकि अगस्त में नेगोशिएशंस होने की गुंजाइश, बिकॉज $85 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं, इसे दोनों नेशंस कैसे अब्जॉर्ब करेंगे एक बड़ा सवाल है। अगस्त में नेगोशिएशंस होते हैं नहीं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन वापस से मार्केट की तरफ आते और लगातार ब्रेकिंग का सिलसिला जो स्क्रीन पर हमारे पास जो आ रहा है स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, वक्त वक्त पर एक्सपर्ट्स को भी जोड़ते जाएंगे। एफएमसीजी एकमात्र स्पेस जो कि इस वक्त मजबूती दिखा रहा था, वहां से भी गेंस जो हैं वो फ्रिजल आउट होते हुए। टैरिफ इम्प्लीकेशंस जो हैं केमिकल सेक्टर पर प्रभाव पड़ता हुआ, बिकवाली वहां पर हम देख रहे थे, टेक्सटाइल पर सबसे ज्यादा प्रभाव। लेकिन शरण, एफएमसीजी में एक खरीदारी का स्तर आया, उसके बाद वापस से बिकवाली की तरफ जाता हुआ। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे, ब्रिटानिया, एचयूएल जैसे लार्जर प्लेयर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। तो मानसी जी, अगर एफएमसीजी की बात करें, अगर टैरिफ के चलते हुए ऐसा तो है नहीं लोग बिस्किट खाना बंद कर देंगे या मैगी खाना बंद कर देंगे, तो लोकल कंजम्पशन मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। डेफिनेटली थोड़ा स्लो डाउन है, मगर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अभी भी ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है। और आप अगर एफएमसीजी की बात करें, मोर और लेस फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इमामी जैसे स्टॉक्स हो गए, मारिको, आप नीचे के स्तरों से अच्छी बाइंग देखने मिली है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। मोर और लेस आप देखिए, अगर पैसा है ना, मार्केट छोड़ता नहीं है, वो एक नया सेक्टर ढूंढ लेता है जहाँ पे उसको ग्रोथ मिलेगा। तो मुझे लग रहा है अगर केमिकल से थोड़ी एग्जिट मिले तो आपको एफएमसीजी और डिफेंस के टुवर्ड्स जाते हुए दिखाई दे सकती है आज के डेट में। एब्सोल्युटली एफएमसीजी की तरफ नजर आ रही थी, डिफेंस में भी कमबैक इस वक्त देखने को मिला है। तपन, हम अपने एग्री सेक्टर, डेयरी स्पेस को खोल दें, ये पॉसिबल नहीं है। अपने हितों की रक्षा के लिए हमें शायद ऑयल इंपोर्ट्स और साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट भी लेने पड़ेंगे, जो कि हम करते आए, हम करते रहेंगे। और इस वक्त अगर आप देखें एफएमसीजी के इतर डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग स्पेस में एक मूवमेंट जरूर नजर आई है। हरे निशान के साथ शिप बिल्डिंग स्टॉक्स इस वक्त मैसगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और साथ साथ एचएल, बीडीएल पर भी लगातार नजर होनी चाहिए। एक इम्पैक्ट यहाँ पर जरूर पड़ रहा है, क्या राय होगी आपकी? जी मानसी, देखिए डिफेंस स्टॉक्स अभी देखिए पिछले एक महीने में काफी गए क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। देखो अगर हम मेजागोन डॉक की बात करें तो वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं था, काफी बड़ा ऑलमोस्ट 500 करोड़ का एक प्रोविजन लगाया था, लास्ट टाइम भी उन्होंने लगाया था। इवन मैं जेन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वो भी डाउन सर्किट चल रहा था कुछ दिनों तक। तो ये बताया कि कुछ स्टॉक्स है ना कि वैल्यूएशन परस्पेक्टिव आगे बढ़े लेकिन रिजल्ट उसके तरह नहीं आए, तो वो पनिश कर रहे हैं मार्केट। आप देखो कि काफी हद तक डिफेंस स्टॉक्स नीचे आए हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़े बाइफरकेट करना पड़ेगा। जहां जहां रिजल्ट अच्छे वहां आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेजागोन अच्छा नहीं है, जैसे मैंने मैनेजमेंट को सुना है, आई थिंक दिस वाज द लास्ट टाइम कि वो प्रोविजन करें, नेक्स्ट टाइम से वो नहीं होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आना चाहिए और जो कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है इन सब में। एचएल ले लो, बीएल ले लो, मेजागोन ले लो, इन सबके पास, बीडीएल, सबके पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। द मेन थिंग कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो लीनियर मैनर में नहीं होता है। कभी कभी किस क्वार्टर में एग्जीक्यूशन ज्यादा होता है तो वहां प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बुक होती है, तो वो रहेगा। एज ए इन्वेस्टर आपको नो डाउट डिफेंस सेक्टर अच्छा है, लेकिन आपको स्टॉक का वैल्यूएशन भी देखनी चाहिए क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स अभी नीचे आ रहे हैं। और खासकर से ड्रोन टेक्नोलॉजी में जितना मुझे पता है कि आई थिंक अभी भी 6 महीने 1 साल के बाद इनको ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा, तो वहां थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि ड्रोन है तो जेन टेक्नोलॉजी या कोई और द्रोणाचार्य ऐसे स्टॉक्स ले। तो यहाँ इन्वेस्टर को थोड़ा रिजल्ट देखे और कीजिए। लेकिन अगर आप मुझे पूछे कि इसमें से कौन से इस टाइम पे अच्छे हैं, तो आई थिंक बीएल एक ऐसा स्टॉक होगा जो आप देख सकते हो, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। इवन एचएल भी आप देख सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो देश की सिक्योरिटी, देश की फूड सिक्योरिटी और इम्पॉर्टेंटली देश के जो एनर्जी सिक्योरिटी है, सब जो है हम ऑफकोर्स हमारे बेनिफिट के लिए ही करेंगे, डिस्पाइट कोई भी प्रेशर बाहर से आए या ना आए। डोमेस्टिक फेसिक इंडस्ट्रीज़ में थोड़ी देर पहले अभिषेक और मानसी भी बता रहे थे, शरण भी बता रहे थे कि चाय पीना तो छोड़ेंगे नहीं, बिस्किट खाना छोड़ेंगे नहीं, मूवीज़ देखना छोड़ने वाले नहीं हैं। और इम्पॉर्टेंटली अगर कुछ ऑर्डर आता है घर से डिलीवरी करना है वो भी करते रहेंगे। तो डोमेस्टिक फेसिक
मूवमेंट्स जो है ज़्यादा देखने मिल सकता है, एक चर्न भी आ सकती है। फाइनेंशियल्स थोड़े से जो है म्यूटेड लगे हैं, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस जो है एनबीएफसीज की ऊपर नीचे नंबर्स देखने मिले हैं। लेकिन तपन, आपसे ही एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप बीएफएसआई स्पेस को भी बहुत अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं, यहाँ पे कौन से पॉकेट्स जो है आपको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छे मौके बन सकते हैं एंट्री के लिए? थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन देखिए कहीं कहीं सेगमेंट्स में तो ग्रोथ भी है। तो आपको कौन सा लगता है कि एनबीएफसीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जहाँ पे अच्छी मूव आ सकती है? क्योंकि देखिए हम डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में अभी हैं, तो यहाँ पे आपको लगता है कि कौन सा एक बढ़िया पॉकेट होगा जहाँ पे इन्वेस्टर्स नज़र देख सकते हैं? देखिए आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी स्पाइक आया हुआ है। जी सर जी, देखो ये अगर रिजल्ट सीजन की बात करें ना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने काफी बेटर रिजल्ट दिए है। और एलआईसी हाउसिंग ले लो या आधार हाउसिंग फाइनेंस ले लो और एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस, काफी सारे हाउसिंग फाइनेंस, इवन पीएनबी का भी आई थिंक मैंने देखा था अच्छा रिजल्ट था। तो वहां एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। ऑफकोर्स वहां स्ट्रेंथ जारी रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इनका कोलेटरल स्ट्रांग होता है, उनके एनपीए में थोड़े, यानी एनपीए थोड़े कम आते हैं, क्योंकि उनके जो हाउस होते हैं वही कोलेटरल होता है। और यहाँ क्या होता है कि जिसे इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, एनबीएफसी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तुरंत कम हो जाता है, क्योंकि वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, तो इनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में डायरेक्ट फायदा होता है। जबकि ये जो हाउसिंग लोन देते हैं ना, वो फिक्स रेट पे देते हैं, तो आपका नीम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और वही हम लोग देख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो अगर फर्स्ट चॉइस तो मेरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रहेगी। जो मैंने कुछ नाम दिए वो आप देख सकते हैं। ऑफकोर्स एलआईसी हाउसिंग प्रीफरेबल रहेगा, वो आप देख सकते हो, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस मुझे लगेगा थोड़ा चलेगा। रही बात हम लोग जब बात करते हैं कि कंज्यूमर फाइनेंस के, जहां हमने देखा कि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, और उसके साथ काफी सारे एमएनएम फाइनेंस से लेके बहुत सारे स्टॉक गिर गए। और बजाज फाइनेंस ने जो बोला कि एमएसएमई में काफी उनको दिक्कत दिख रही है, प्लस एमएफआई लैंडिंग में भी उनको थोड़ा स्ट्रेन दिख रहा है, तो उसके वजह से एनपीए में प्रोविजन बढ़ा था, उसके वजह से बजाज फाइनेंस गिरा है। आई थिंक और 5-10% नीचे आता है तो आई थिंक बजाज फाइनेंस एक अच्छा कैंडिडेट होगा, आप नीचे से ले सकते हो। और तीसरा एक व्हीकल फाइनेंसिंग में अगर देखो श्रीराम फाइनेंस, तो वहां भी अगर आप देखो तो ऑटो सेक्टर में इतना अच्छा सेल्स नहीं हुआ, और वहां भी जो श्रीराम फाइनेंस ने बोला था कि वहां भी उनको थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस भी स्टॉक अच्छा है, लेकिन थोड़ा नीचे आए तो अब आप देख सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हाउसिंग फाइनेंस होगी। आई थिंक वो एक सॉलिड सेगमेंट है एनबीएफसी जो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपको रणनीति, और ये भी कहना है तपन जी का कि बजाज फाइनेंस अगर और 5-10% नीचे आ जाए तो एक बढ़िया बाइंग जोन में आ जाएगा। लेकिन बाजार देखिए थोड़ा सा स्टेबल है। अच्छी बात है कि बाजार खुले कितने 20 मिनट के आसपास का समय हुआ, 20-25 मिनट, और स्थिरता के संकेत हम साफ साफ देख रहे हैं। निफ्टी करीब 150 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट करीब 300 अंकों के आसपास की है, आधे % से थोड़ा ज्यादा। दोनों के दोनों इंडेक्स इस वक्त कमजोरी दिखा रहे हैं, और सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई शेयर है तो वह है भारतीय एयरटेल, 0.25% नीचे। जियो फाइनेंस हम देख रहे हैं कि आज टॉप गेनर है, क्योंकि कुछ फंड इन्फ्यूजन को लेकर खबर आई थी कंपनी में, जियो फाइनेंशियल में 3.5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, उसके पहले समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में फिलहाल आपको क्या ट्रेड लेना है। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है? सुप्रभात अभिषेक जी। आज के ऑप्शन चैंपियन में हमने अल्ट्राटेक सीमेंट चुना है कि अभी हम देख पा रहे हैं कि 2 से 3 दिनों से कि सीमेंट सेक्टर में हमें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और उसी में से अल्ट्राटेक सीमेंट अभी अपने 23.6 नॉची रिट्रेसमेंट के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो एक पुल बैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन है लोअर लेवल से। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का हमें नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का 12,300 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है, जो हमें 275-280 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। इसमें जो हमारे टारगेट है वो 480 रुपीज के हैं, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 180 रुपीज का। तो जो लॉट साइज है इसका वो 50 के आसपास है, तो उसके हिसाब से जो मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 5,000 रुपीज का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ नजर आ रहा है 10,000 रुपीज का। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट 12,300 का कॉल खरीदने हैं आपको, 325 रुपए के भाव के आसपास मिल जाएगा। लक्ष्य होगा 480 का, स्टॉप लॉस 180 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 10,000 का।
अधिकतम नुकसान 5,000 का, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एंट्री एग्जिट टाइमली होनी चाहिए आपकी, क्योंकि एफएनएम क्या होता है ना कि अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं तो फिर 100 में से 91 लोग अपने पैसे गंवाते हैं, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का एफएनओ ट्रेडर्स को। तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। आज बाजार में हम देख रहे हैं कि एक और मतलब ऑयल एंड गैस वाली जो कंपनियां हैं ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही है। HPCL, IOC, BPCL, ये 2.5 से 3% ये सारे के सारे शेयर टूट गए हैं। रिलायंस में तो कमज़ोरी है ही, इस पर भी व्यू लेंगे। एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ते हैं, निनाद ताम्हानेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निनाद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आई थिंक यू आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैंने आपका नाम सही तो बोला ना सर? ताम्हानेकर, यही है आपका नाम? निनाद ताम्हानेकर? यस, ताम्हानेकर, राइट। ठीक है निनाद जी, स्पेशल वेलकम। आई थिंक आज प्लेटफॉर्म पर हमारे आप पहली बार जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका। पहले आपके ट्रेड्स जान लेते हैं। आप बताइए कहाँ आपका फोकस है बाजार में, और अभी क्या सौदे लेने चाहिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो सबसे पहले हमें लगता है कि जो निफ्टी जो है लास्ट 3-4 सेशन से करंटली 100 डेज EMA के ऊपर एक अच्छा बेस बना रहा है। हालांकि करंट जो वोलेटाइल सिनेरियो है ड्यू टू टैरिफ रिलेटेड, जिसकी वजह से हमें नेचर रिएक्शन दिख सकती है। सो जिसके चलते 24,500 एक क्रूशियल सपोर्ट रहा है पिछले कुछ 2 महीनों से, जहां पे हम लोग ने देखा कि जियोपॉलिटिकल, डिस्पाइट दैट जियोपॉलिटिकल वरीज, हम लोग ने वो होल्ड किया था। सो एनी नेचर रिएक्शन में ये शायद से टूट सकता है, जहां पे नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा 24,200, जो हमें लगता है कि यहाँ से होल्ड करना चाहिए। और ऊपर के लेवल पे हमें सर निनाद जी, आपको ना 1 मिनट रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। आपके पास मैं फिर से आता हूं। कोई ना आप स्टॉक्स भी खोज के रखिए सर कि कहाँ पोजीशन लेनी चाहिए, तेजी या फिर मंदी की। इस बीच HUL के नतीजे आ गए हैं और मुनाफा आया है 2,732 करोड़ रुपए का, अनुमान था 2,583 करोड़ रुपए का। तो अनुमान से तो बेहतर लग रहे हैं मुनाफे के आंकड़े HUL के। देखते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स कैसे रिपोर्ट करती है कंपनी, उस पर नजर रहेगी। आय के फिगर्स का इंतजार है, लेकिन जो प्रॉफिट आया है वो अनुमान से बेहतर जरूर आए हैं। 2428 रुपए का फिलहाल आप प्राइस देखेंगे। हल्की सी गिरावट शेयर में हम देख रहे हैं। हालांकि अगर हम रेवेन्यू की बात करें, 4% बढ़ के आने की उम्मीद थी। 15,962 करोड़ रुपए के आंकड़े की उम्मीद है। देखते हैं कि क्या आंकड़ा निकल के आता है रेवेन्यू के फ्रंट पर, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा निश्चित तौर पर हमारे अनुमान से बेहतर है। अनुमान था 2,583 करोड़ रुपए का। तो ये ना सिर्फ बढ़ के आया है, बल्कि हमारे अनुमान से भी काफी बेहतर आया है प्रॉफिट के फ्रंट पर HUL। आगे हम देखेंगे कि इनकी रूरल और अर्बन डिमांड को लेकर कमेटी मैनेजमेंट की क्या आती है, किस तरह के डिमांड पैन आउट होते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी कैसी रिपोर्ट करती है। क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर हमने देखा था, शहरी कंजम्पशन में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था, धीरे धीरे रिकवरी आ रही थी और रूरल रिकवरी भी आ रही है। शेयर फिलहाल आप देखिए अभी आ गया है हरे निशान में, करीब आधे % के आसपास के गेंस आपको दिखाई देंगे। तो प्रॉफिट का नंबर अच्छा है। मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ, इन नंबर्स पर अभी हम फोकस करेंगे, देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं। और आय के फिगर्स पर ही इंतजार है, लेकिन प्रॉफिट के नंबर पर ही हम देख रहे हैं कि रिएक्शन दिया है HUL के शेयर ने, और लाल निशान से हरे निशान में ये लौट आया है। 2452 रुपए का भाव हम देख रहे हैं HUL में। तपन जी, एक बार HUL पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, और क्या करना चाहिए शेयर में? अभिषेक जी, देखो HUL से ऐसा वॉल्यूम ग्रोथ का आई थिंक 3 से 4% का एक्चुअली अनुमान था। अब देखते हैं किस तरह से आता है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट काफी अच्छा है। और यहाँ से कमेंट्री भी मैं सुनना चाहूंगा क्या मैनेज हो, क्योंकि एक्चुअल नॉर्मली कमेंट्री पे ज्यादा चलता है। और यहाँ से रूरल डिमांड जो एक्सपेक्टेड है कि होपफुली रिकवरी आएगी, तो उस पर मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, कहाँ उनको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। और अर्बन FMCG डिमांड है, वहां भी वो देखना चाहेंगे, हम लोग देखना चाहिए किस तरह से डिमांड बढ़े, क्योंकि रूरल और अर्बन दोनों सब डिमांड देखनी चाहिए।
प्रीमियमाइजेशन जो भी उनके प्रोडक्ट्स है उनमें उनका कैसा मार्जिन अपटिक हुआ है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो आया है आई थिंक वो ठीक ठाक ही देख रहा है। लेकिन देखिए एचयूएल अगर आप देखो बाकी सब एफएमसीजी पैक में काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, उनका ऑलमोस्ट वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट 2 से 4% के आसपास रहा है, जो काफी कम है कंपेयर टू ऑल एफएमसी, और इसलिए 3 साल से ये स्टॉक इतना चला नहीं है। तो आई थिंक इसके वजह से भी अगर ये स्टॉक चलता है, अगर रिजल्ट क्या जाए, आई थिंक वन हैज टू सी कि क्या ये मीट 10% 12% आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ होगा। अगर नहीं होता है तो आई थिंक बेटर स्टॉक्स अवेलेबल है, जैसे मैरिको है, टाटा कंज्यूमर है, जो डबल डिजिट में आपको वॉल्यूम ग्रोथ देते हैं। बट ये शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स स्पाइक आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ दिखेगा तो ही आई थिंक इन स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा मैं एचयूएल। 15,962 करोड़ रुपए की आय का अनुमान था, तो आय तो स्लाइटली लोअर आया हमारे एक्सपेक्टेशन से, हालांकि बढ़ के आया है। तो आय और मुनाफा दोनों बढ़े हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 2% से बढ़कर 3% रहने की उम्मीद है। देखते हैं कि आंकड़े किस तरह के आते हैं। एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। 3,618 करोड़ रुपए का अनुमान था, 3,558 करोड़ रुपए का एबिडा रिपोर्ट किया है। मार्जिन पर भी थोड़ा सा प्रेशर है, 23.5% से घटकर 22.3%, करीब करीब 1.25% के आसपास का अनुमान के मुताबिक, हालांकि मार्जिन के फिगर तो कह सकते हैं कि थोड़े मिक्स्ड हैं, बहुत एक्साइटिंग नहीं, और जहां पर थोड़ी सी कमी आई है कोई ज़्यादा कमी नहीं है। मुनाफे का आंकड़ा एचयूएल का अच्छा आया है, बढ़िया है, ठीक है। आगे इस पर और हम चर्चा करेंगे, स्टॉक में कुछ ज़्यादा एक्शन यहाँ से बिल्ड होता है तो। लेकिन इनाज जी, कमिंग बैक टू यू, बताइए सर, स्टॉक्स में आपको कहां पर एक्साइटिंग मौके दिख रहे हैं आज के सत्र में? सो हमें लगता है कि यहाँ से जैसे कि फाइनेंशियल्स हैज बीन डूइंग गुड, और जिसमें जैसे हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी करंटली 3% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, बट पीएसयू बैंकिंग सेक्टर अगर हम देखें इंडेक्स तो अभी भी 15% दूर है उसके ऑल टाइम हाई से। सो हमें लगता है कि यहाँ से एक कैचअप एक्टिविटी देखनी चाहिए विद इन द पीएसयू बैंक। हमें लगता है एसबीआई शुड डू वेल, तो हमारी राय यह है कि यहाँ से एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाय करना चाहिए इन द रेंज ऑफ 795 to 800। ऊपर हम देख रहे हैं 840 का टारगेट, एंड निचले स्तर पे हमें लगता है कि 778 का एक अच्छा सपोर्ट है। सो स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए एसबीआई पर फोकस होना चाहिए, टारगेट स्टॉप लॉसेस मेंटेन जरूर कीजिएगा। निनाद, गुड मॉर्निंग टू यू, मानसी साइड, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश, एंड लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन आपके साथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, एंड इट्स रियली गुड टू हैव यू विद अस ऑन आवर पैनल। यस, एसबीआई पर आपने एक टेक दिया, लेकिन इसके साथ साथ थीम वाइज अगर हम देखें, अब क्योंकि टैरिफ इम्प्लीकेशन को लेकर जो अटकलें थी उस पर तस्वीर साफ होती हुई नजर आई है। अब डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, एफ्लुएंट कंजम्पशन पॉकेट ओवरऑल, और डोमेस्टिक फेसिंग जो सेक्टर्स हैं उन पर खास तौर से फोकस होना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट फॉर सम टाइम हम देखेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो पॉकेट्स हैं उनमें कंसर्न नज़र आएगी। डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में एक तो एफएमसीजी पॉकेट हो गया, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट फाइनेंशियल्स की अगर बात करें या कोई और स्पेसेस, फार्मा को भी टच बेस कर सकते हैं, इनमें कोई टेक्निकल व्यू अगर आपका बन रहा है? देखिए मानसी, हमें लगता है कि यहाँ से ये फाइनेंशियल्स टू डू वेल, जो हमने टैक्स रिबेट भी देखा है जो गवर्नमेंट के साइड से आया है और रेट कट, ये ओवरऑल पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि यहाँ से मेन फाइनेंशियल्स टू डू वेल। सो विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट जो लार्ज कैप में है, जैसे एचडीएफसी बैंक है जो हमें अच्छा लगता है, सो दैट शुड बी इन फोकस। बट विद इन विच, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जहाँ पे हमें लगता है कि पीएसयू बैंकिंग में जो डोमेस्टिक सेंट्रिक है, जहाँ पे हमें लगता है कि यस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को साइड में रखते हुए डोमेस्टिक थिंग्स को हमें यहाँ से कैप्चर करना चाहिए, एंड विद इन विच हमें लगता है स्टेट बैंक शुड डू इट। टेक आरबीएल बैंक के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की जहां बात कर भी रहे हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार एसबीआई और अन्य बैंक्स, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र बैंक्स पर बातचीत कर रहे हैं। आरबीएल बैंक इस वक्त अगर आप देखेंगे वॉलेटाइल मार्केट, लेकिन बावजूद उसके 1.25% की तेजी, ऑलमोस्ट इनफैक्ट डे हाई, दिन के उच्चतम स्तर पर ही ट्रेड करता हुआ इस वक्त। शरण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपकी तरफ से आपके ट्रेडिंग आइडियाज में शामिल था, रिविजिट करना चाहेंगे इसे?
डेफिनेटली मानसी, कल के डेट में BTST कॉल दिया था RBL बैंक में और आई थिंक नीचे के स्तरों से आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। अपने 20-डे मूविंग एवरेज को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करके वहाँ से ऊपर के स्तर पे जा रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप इजीली 275 के टारगेट देख सकते हैं। चार्ट्स पे काफ़ी स्ट्रांग है कंपेयर टू द मार्केट, एकदम आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को और इवन बैंकिंग इंडेक्स को। तो मुझे लग रहा है आने वाले स्तर में आप 275 के टारगेट देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। ओके, 275 तक के टारगेट्स यहाँ पर एंटिसिपेटेड हैं और RBL बैंक के चार्ट्स पर नज़र होनी चाहिए। तपन, एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, एटलीस्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है और इस वक्त अगर आप देखें इकोनॉमी को ज़रूरत बहुत होगी डेवलपमेंटल मूव्स की। इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर्स आए हैं। इस पिछले वीकेंड से ही नंबर्स बैंक्स फाइनेंशियल्स के आना शुरू हुए हैं। कुछ नंबर्स ने हताश किया है, कुछ नंबर्स ठीक भी रहे हैं, लेकिन इस पूरे बास्केट को कैसे देख रहे हैं ऑन अ फंडामेंटल बेसिस आप? मानसी जी, देखिए, अगर हम लोग प्राइवेट बैंक और PSU बैंक्स के रिजल्ट की बात करें, अगर रिजल्ट बेसिस पे, तो आई थिंक PSU बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया। आप देखो, काफी सारे PSU बैंक्स ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए, अच्छे खासे क्रेडिट ग्रोथ थे, इवन NPA भी काफी हद तक कम हुआ है। जैसे हमने देखा कि पिछली बार आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा किया, इवन आगे भी इंडियन ओवरसीज बैंक और काफी सारे छोटे छोटे बैंक्स ने, PSU बैंक्स ने बहुत अच्छा किया है। तो मुझे लग रहा है यहां से भी आई थिंक PSU बैंक में लीड 1-2 क्वार्टर के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो NPA का स्ट्रेस था वो काफी कम हो रहा है, प्लस क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है। जबकि हम लोग प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो जैसे कोटक बैंक ने इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, एक्सिस बैंक ने भी सिंगल डिजिट में क्रेडिट ग्रोथ दिखाया, इवन HDFC बैंक मिला जुला था, ICICI बैंक वन ऑफ द बेस्ट था। तो आई थिंक तो भी PSU बैंक्स में आप देख सकते हो ज्यादा। लेकिन अगर आप मुझे स्टॉक स्पेसिफिक बोलेंगे तो आई थिंक लार्ज प्राइवेट बैंक्स में आई थिंक ICICI बैंक इज अ स्टैंड आउट, और PSU बैंक्स में अगर आप देखो तो बैंक ऑफ इंडिया और SBI, ये दो बैंक में प्रीफर करूंगा, और प्रीफरेबली PSU बैंक्स आई थिंक इस बार थोड़ा ज्यादा अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। चलिए, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर ये एक टेक, लेकिन चलिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हैं, निनाद, तपन, शरण, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से अगर कोई डिस्क्लोजर्स हैं क्विकली बता दीजिए। तपन, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं। जी, इसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है। ओके, शरण, आपकी तरफ से? एब्सोल्युटली। निनाद, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? हमारे क्लाइंट्स का इसमें पोजीशंस। थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। टैरिफ को लेकर जो अनाउंसमेंट्स आए हैं उसका असर इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार पर पड़ता हुआ, सीधे तौर पर झटका लगा है भारतीय बाजार पर, और इसी के चलते हम देख रहे हैं चौतरफा बिकवाली का दबाव जरूर है। आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट और ग्रुप CFO थोड़ी ही देर में हमारे साथ विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन बाजार की रूपरेखा पर नजर होनी चाहिए। नतीजों का सिलसिला लगातार जारी है। HUL के नंबर्स आए, नंबर्स जो हैं बेहतर, और इसी के चलते मैनेजमेंट कमेंट्री पर खास तौर से हमें फोकस जरूर करना होगा। एक्सपेक्टेशन जैसी हमारी रिसर्च डेस्क बनाकर चल रही थी उसी तरह के नंबर्स ऑन द सेम लाइंस, और उसका एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे 150 अंकों की बिकवाली जरूर देखने को मिली। निफ्टी एट प्रेजेंट 24,692 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी में 350 अंकों की बिकवाली का दबाव, 55,740 के लेवल्स। जद्दोजहद लगातार बाजार कर रहा है अपने लेवल्स को बचाने की, अपने लेवल्स को बचाने की और रिकवरी को अटेम्प्ट करने की, लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल फ्रंट पर डेवलपमेंट्स और इम्प्लीकेशंस टैरिफ के फ्रंट पर आ रहे हैं उसका सीधा असर है, वोलेटाइल इंपैक्ट है जो कि बाजार पर पड़ता हुआ दिख रहा है। 25% टैरिफ भारत पर और उसके साथ साथ पेनाल्टी जिसकी बातचीत हो रही है, और पेनाल्टी उसका असर जो है वो क्लियरली देखने को मिला है। लेकिन चलिए, इट नाउ एक्सक्लूसिव अमर ज्योति बरुआ महिंद्रा ग्रुप के मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करते हैं उनका, उनसे बातचीत करते हैं कंपनी के फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स और साथ साथ नतीजों को लेकर विस्तार से। अमर ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका इट नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो नतीजों पर ही, स्टेडी Q1 FY26 मार्जिन जो है 14 to 15% पर सस्टेन होते हुए देखने को मिले हैं फॉर द लास्ट क्वार्टर। कमोडिटी प्राइसेस सर काफी हद तक वॉलेटाइल रहे हैं, क्या आप मार्जिन इसी तरह इन्हीं स्तरों पर स्टेडी रहते हुए आगे भी देखेंगे? थोड़ा प्रेशर है मार्जिन्स पे। कमोडिटी जैसे आपने कहा, कमोडिटी इन्फ्लेशन है अभी। ये लास्ट क्वार्टर में काफी कमोडिटी इन्फ्लेशन दिखा था हमें। स्टील प्राइसेस 6% हायर है क्वार्टर ओवर क्वार्टर,
उसका इम्पैक्ट है, थोड़ा प्रेशियस मेटल्स का इम्पैक्ट है, लेकिन कुछ थोड़ा तो लगता है जैसे जैसे प्रेशियस मेटल्स वगैरह वो टेम्पररी भी फिनोमेना है क्योंकि यूएस में काफी प्री बाइंग चल रही है। सो आउटलुक हमको लगता है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा इन्फ्लेशन के कारण, हम इसीलिए प्रोएक्टिवली काफी कॉस्ट मिटिगेशन एक्शंस ले रहे हैं। बट अगर आप रेंज देखें तो वो रेंज में हम ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि ऑटो में थोड़ा प्रेशर है तो फार्म ऑफसेट कर सकता है, फार्म में अगर है तो ऑटो, और बाकी बिजनेसेस भी है, तो हमें लगता है उस रेंज में हम मेंटेन कर सकते हैं मार्जिन्स। जी बिल्कुल, यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री ऑफ कोर्स कुछ पॉकेट्स में देखने मिले, लेकिन अमरज्योति जी, आप डिमांड एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है? अगर आप रूरल और अर्बन दोनों ही सेगमेंट्स को अलग अलग बताएं, क्या एक्सपेक्टेशंस देखने मिल रहे हैं? आने वाली वेडिंग सीज़न भी है, फेस्टिव सीज़न भी है, तो जनरली देखा जाता है कि जो प्री ऑर्डर बुकिंग्स होती है डीलर लेवल पे वो शुरू हो जाती है सेकेंड थर्ड क्वार्टर से। तो इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बैकड्रॉप में क्या इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर्स और ट्रेंड्स आप नज़र आ रहा है? मुझे लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगा जून और जुलाई वीक थे और ये नंबर्स में आपको ओवरऑल इंडस्ट्री नंबर्स में दिखेंगे। तो वो लॉन्गर टर्म फिनोमेना है कि शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, वो हमें अगले दो महीनों में पता लग जाएगा। लेकिन हमें लगता है फंडामेंटल्स कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, तो इसलिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर आउटलुक वीकन होते हुए हमें दिख नहीं रहा है। आप अगर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कोई भी देखे इकोनॉमी के, वो पॉजिटिव ही है। तो थोड़ा कुछ है स्लो डाउन, मेरे को लगता है कि सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इतना जहां भी देखे न्यूज काफी नेगेटिव है, तो इसके कारण शायद थोड़ा शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। बट हम ओवरऑल हमें लगता है कि ये पॉजिटिव आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी का और सेकेंड हाफ में रिकवरी होनी चाहिए। और फेस्टिव का अगर बोला जाए तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि फेस्टिव में रिकवर होगा। अमरज्योति जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। एसयूवी की बात करते हैं जहां पर आपकी पोजीशन काफ़ी डोमिनेंट है। हालांकि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत अच्छा समय नहीं बीत रहा है, लेकिन आपने मिड टीन गाइडेंस दिया है एसयूवी सेगमेंट के लिए। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं सर? जरा इसका राज बताइए। देखिए, हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फेयरली न्यू है, हमारा प्रोडक्ट पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, हमारा जिस सेगमेंट्स में हम ऑपरेट करते हैं हम काफी डिफरेंशिएटेड है, तो हमें लगता है कि ये फैक्टर सस्टेन कर पाएंगे हमारा ग्रोथ। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि एसयूवीज में 2 लॉन्चेस ऑलरेडी है और हम 2 और करने वाले हैं। जैसा मिस्टर जजुरी ने कल बोला कि कैलेंडर ईयर 26 में ये लॉन्चेस होंगे, उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही एंड ऑफ द ईयर पे। तो ये सारे फैक्टर्स देख के हमको लगता है कि हम सस्टेन कर सकते हैं वो गाइडेंस जो हमने शुरू में दिया था ईयर के। बिल्कुल बिल्कुल अमरज्योति जी, एक और चीज़, ऑनसेट ऑफ मॉनसून और आपके बिजनेस को अगर कनेक्ट करें, गिवन दैट मॉनसून जो है वो अब तक तो बेहतर रहा है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल मॉनसून की थी इस सीजन में और स्थिति पूरे के पूरे देश में इस वक्त साफ नजर आ रही है। ट्रैक्टर सेल्स इसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं? जरूर, मॉनसून तो अच्छे हैं ही, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। आप अगर देखें तो ईस्ट को छोड़ के बाकी सब रीजन्स में मॉनसून काफी स्ट्रांग रहे हैं, एंड तो इसलिए आउटलुक पॉजिटिव है। हमें लगता है कि फार्म को अच्छा ये साल अच्छा होना चाहिए फार्म का, और ओवरऑल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। अगर आप देखें फार्मर सेंटिमेंट, रूरल सेंटिमेंट ओवरऑल पॉजिटिव है, तो फार्म का आउटलुक हमें जनरली पॉजिटिव ही दिख रहा है एज ऑफ टुडे। बिल्कुल मिस्टर बरुआ, ईवी स्पेस के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन ईवी स्पेस की अगर बात करें, मार्जिन्स जो हैं वो कंसर्न बने रहे हैं पर्टिकुलरली इस सेगमेंट के लिए। सो कब तक ईवी के मार्जिन्स जो हैं वो आईसी के मार्जिन्स को मैच करते हुए या फिर जो इस वक्त प्रदर्शन है उससे बेटर परफॉर्मेंस दिखाएंगे? जरूर, देखिए, कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करें, स्पेशली जो प्रोडक्ट बिजनेसेस हैं जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट होता है,
वहां पे इनिशियली तो मार्जिन थोड़े डिप्रेस रहेंगे ही। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक स्टार्टअप ही मान लीजिए, क्योंकि एक बहुत लो पेनिट्रेशन है, अभी इंक्रीज हो रहा है पेनिट्रेशन। तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा इसमें, और लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। मुझे लगता है मार्जिन्स हमने पहले भी ये बोला है कि पर यूनिट बेसिस में हम मार्जिन आइस के लेवल पे ला सकते हैं। तो हमें लगता है कि आउटलुक जनरली ई एसयूवीज पे पॉजिटिव है। और शुरू में हर कैटेगरी में जब आप क्रिएट करें डिमांड, तो थोड़ा मार्जिन डिप्रेशन रहता ही है, बट ओवर टाइम ठीक हो जाएगा। और जैसा आपने देखा इस क्वार्टर में हमने फिर बिना पीएलआई के, बिना आईपीएस के मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव किया है। तो हमें लगता है कि ये ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमर ज्योति जी। आपने जो है पूरी तरह से एमएनएम की जो है प्लानिंग्स बताई, किस तरह ओवरऑल जो है नज़रिया रहने वाला है इंडस्ट्री का, और अर्निंग स्पेसिफिक भी जो है विशेष टिप्पणी दी। धन्यवाद अमर ज्योति जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब चलते हैं कमोडिटी स्पेस में।